स्टूडेंट्स, मिशन मेरिट के इस वीडियो में आपका स्वागत है, जिसमें 2023 का मॉडल टेस्ट पेपर क्लास 10th का साइंस एंड टेक्नोलॉजी टर्म 2 के लिए जो बोर्ड ने जारी किया है, इसके सॉल्यूशन को हम डिस्कस करेंगे हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में। तो हम इस पेपर को देख रहे हैं हिंदी मीडियम के लिए भी रहेगा ये, और जो आपका इंग्लिश मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी ये रहेगा। तो दोनों मीडियम्स को हम यहाँ पर समझाने वाले हैं और पूरा पेपर जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस पेपर को। मैं पहले आपको दिखा दूं कि कुछ इस तरह का ये पेपर आपका जो है मॉडल पेपर डिजाइन किया गया है, और सारे निर्देश भी हम बताएंगे, और इसके आंसर्स हम सारे के सारे आंसर्स इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इसमें लिखित सोल्यूशन दिया है मैंने, हर चीज़ को आपको लिख करके समझाऊंगा, जो जो सोल्यूशंस बन सकते हैं, कैसे बनाने हैं, कैसे क्वेश्चंस आएंगे और कैसे हमें इसको सॉल्व करना होगा, सारी चीज़ हम इसमें डिस्कस करेंगे। और एक चीज़, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ जो ये है कि आप जो 2023 का ये मॉडल पेपर देख रहे हैं, इसके सभी विषय के आंसर पीडीएफ आप डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक दी गई है, तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। नोट्स और क्वेश्चन बैंक भी जैसे ही आएंगे आपके लिए, उनको भी अपलोड कर दिया जाएगा। या ये वीडियो जैसे ही खत्म होगी, यहाँ पर आप इस स्क्रीन पर आएंगे तो आपको यहाँ पर एक छोटा सा आइकन दिखाई देगा, उस आइकन पर टच करके भी आप जो है इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ये कलरफुल पीडीएफ आपको आंसर के साथ में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन को। फर्स्ट जो इसका निर्देश है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो निर्देश दिया गया है, और इस क्वेश्चन पेपर की लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो ये क्वेश्चन पेपर भी आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें जो आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है, इसको जरूर पढ़ ले। जब भी आपका पैटर्न होता है तो पैटर्न में हमें पता चलता है कि किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। यहाँ पे बताया गया 1 से लेकर के आपका 20 तक के प्रश्न जो होंगे ये अनिवार्य होंगे और बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि एमसीक्यू मिलेंगे आपको। और एमसीक्यू मिलेंगे तो एक बेनिफिट आपको ये होने वाला है कि 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उसमें से एक ऑप्शन सही आपको टिक कर देना है। इसके बाद जो दूसरा पार्ट है 21 से 28 तक चलेगा। 21 से लेकर 28 तक जितने भी प्रश्न है वो सारे के सारे प्रश्न जो है 2-2 अंक के हैं, यानी कि 2 मार्क्स के ईच क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और जैसे ही 28 प्रश्न खत्म होगा तो 29 से लेकर 31 तक के सारे प्रश्न जो है वो 3-3 मार्क्स के हैं। और इसके बाद जो है अंतिम प्रश्न जो रहेगा 32 नंबर, वो 5 अंक का है। ठीक है, तो अंतिम प्रश्न भी हम करेंगे, सारे क्वेश्चन करेंगे। और कुछ प्रश्नों में जो है आंतरिक चुनाव यानी इंटरनल चॉइस भी दिया गया है, वो आप क्वेश्चन में देखेंगे, जहां पे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और जहां पर भी आपको जरूरत हो वहां पर उसका चित्र बनाएं और नामांकित भी करें, यानी कि उसके जो है लेवल डायग्राम भी बनाएं। तो ये सारे निर्देश है। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला जो क्वेश्चन पेपर है आपका, इसमें पहला क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पे पूछा गया है ब्यूटेनॉन इज ए 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप, यानी कि ब्यूटेनॉन जो है यहाँ पर यह मिसप्रिंट है, ब्यूटेनॉन नहीं है, ब्यूटेनॉन है। तो ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका प्रक्रियात्मक समूह जो है वो कौन सा होगा। अगर हमें ब्यूटानॉन का जो है फॉर्मूला अगर पता है तो हम इसके फंक्शनल ग्रुप का पता कर सकते हैं। तो सिंपल सिंपल पहले फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला होता है C4H8O। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है ब्यूटेनॉन का। और जब ब्यूटेनॉन के फॉर्मूले को जो हम ड्रॉ करते हैं, इस स्ट्रक्चर को, इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे तो किस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा, 4 कार्बन है तो हम 4 कार्बन बना लेते हैं। ठीक है, इनिशियली 4 जो है कार्बन आपके 1 देन 2 और ये 3 और ये आपका 4 कार्बन है। 4 कार्बन चैन होती है ब्यूटेनॉन में, और सारे जो है एक दूसरे से ये कनेक्टेड होते हैं, इस तरह से आपके कनेक्टेड रहेंगे ये सीधे सीधे। और इसके बाद जो है इसमें जितने भी आपके हैं कार्बन, इनके साथ सभी के साथ जो है आपके क्या लगेंगे, हाइड्रोजन लगेंगे। सभी के साथ हाइड्रोजन लग जाएंगे। तो हम, हमारे पास हाइड्रोजन कितने, 8 हैं, तो 8 हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो आपका जो है फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करें, फर्स्ट हाइड्रोजन यहाँ लग जाएगा, सेकंड हाइड्रोजन आपका यहाँ लग जाएगा, थर्ड यहाँ पे लग जाएगा। उसके बाद हम करें बात तो फोर्थ यहाँ लग जाएगा, और जो है फिफ्थ आपका यहाँ लग जाएगा। 5 हो गए, 3 और लगाने हैं तो 3 लास्ट वाले में लग जाएगा। यहाँ पे एक लग गया, यहाँ पे फिर दूसरा लग गया, और इसके बाद में नीचे जो है तीसरा लग गया। तो टोटल 8 जो है हमने हाइड्रोजन यहाँ लगा दिए। इसको मेंशन पहले कर लेते हैं। 8 के 8 हाइड्रोजन जो है, फर्स्ट हाइड्रोजन हम यहाँ पे लगा लेते हैं। कहीं भी आप हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगाने हैं, यहाँ पे भी आपका हाइड्रोजन हो गया, ये भी हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। टोटल 8 हाइड्रोजन है जो फॉर्मूले में लिखा गया है, वो सारे हाइड्रोजन हमें लगा देने हैं। उसके बाद हमें फंक्शनल ग्रुप जो है आसानी से पता चल जाएगा। अब यहाँ पे बचा केवल ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जो है ये आपके यहाँ पर बीच वाले पोजीशन पे लग जाएगा। किसी के साथ भी ऑक्सीजन ऊपर लगा दें या नीचे लगा दें तो यहाँ पर आपका जो है ऑक्सीजन लग जाएगा इसके साथ में। तो ये हो गया आपका स्ट्रक्चर जो कि ब्यूटेनॉन का है। ठीक है, अब ब्यूटेनॉन का जब स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियस सी बात है, आप आसानी से बता सकते हैं कि किस फंक्शनल ग्रुप में लाई करेगा, क्योंकि इसमें जो है फंक्शनल ग्रुप कौन सा आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा कीटोन फंक्शनल ग्रुप। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका कार्बन के साथ में जो है लगा हुआ है ये, यानी कि यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे पास जो है ये कार्बन के साथ में, ये सी के साथ में डबल बॉन्ड जो है वो जुड़ा हुआ है। तो यही जो है हमारा कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कीटोन। सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है आपका सेकंड, इसमें पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे निम्न में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, भाग, ठीक है, भाग नहीं है, मिसप्रिंट है यहाँ पे। तो कौन सा भाग नहीं है, ओवरी जो है अंडाशय मादा में पाया जाता है, बिल्कुल सही बात है, ओवरी पाया जाता है, तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन तो होगा नहीं। यहाँ पे सीधा सीधा पूछा है कि भाग नहीं है। ठीक है, तो ओवरी तो हमारा पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद में गर्भाशय भी आपका जो है मादा में पाया जाता है। डिंब वाहिनी जिसको फेलोपियन ट्यूब कहते हैं ये भी पाई जाती है। तो यूट्रस, फेलोपियन ट्यूब और जो है आपका ओवरी, ये तीनों चीजें जो है मादा में पाई जाती है। वास डिफरेंस नहीं पाया जाता, यानी शुक्र वाहिका जो है मादा में नहीं पाई जाती है, नर में पाई जाती है। तो ये भी आपका यहाँ पर जो है ये नर जनन तंत्र है। इसका मतलब हमारा शुक्र वाहिका जो है इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसने मादा का पूछा है और हमें जो है नहीं बताना है कि मादा का इसमें से कौन सा नहीं है। तो शुक्र वाहिका यानी कि वास डिफरेंसेस जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर पूछा गया आपसे, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड। तो दो न्यूरॉनों के बीच में जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं। तो आपने हमेशा देखा होगा कि न्यूरॉन की संरचना कैसी होती है, तो सिंपल सी संरचना होती है। अगर हम उसको ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह से, आप मैं रफली ड्रॉ कर देता हूँ। ये आपका न्यूरॉन जो है इस तरह से होता है, आपका देखा होगा आपने, इस तरह का थोड़ा सा डायग्राम इसका बनता है, आप लोगों ने बनाया भी होगा अपने नोटबुक में। और फिर जो है यहाँ पर छोटे छोटे पार्ट से ये जो है जुड़ा रहता है।
इस तरह से ये न्यूरॉन जो है आपका जुड़ा रहता है, ठीक है। और फिर जो है लास्ट में इसके जो है यहाँ पर कुछ इस तरह से जो है सेल्स निकल, इस तरह का होता है आपका न्यूरॉन। और जो है यहाँ पर भी आपके जो है काफ़ी सेल्स निकली रहती हैं जो कि सेंसिंग ऑर्गन्स के काम करती है, ठीक है, ट्रांसफर करती है मैसेज को। इस तरह से आपका न्यूरॉन होता है। इस डायग्राम को आप अच्छी तरह से बना सकते हैं। तो ये न्यूरॉन होता है। अगर दूसरा न्यूरॉन होगा तो थोड़ा सा गैप में बनेगा। तो उन दोनों के न्यूरॉनों के, अगर न्यूरॉन एक ये मैंने बना दिया, अब ये दूसरा अगर न्यूरॉन बनाते हैं तो कहीं भी आप न्यूरॉन बना दीजिए, तो उसके गैप, जो न्यूरॉन के बीच में जो गैप आएगा, यानी कि यहाँ पे मैं ये गैप छोड़ करके, इतना गैप छोड़ करके और फिर से एक दूसरा न्यूरॉन जो है इधर बनाऊं, तो इस गैप को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं सिनेप्स। क्या बोलते हैं? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सिनेप्स बोलते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य के खालिक स्थान को जो है हम सिनेप्स बोलते हैं। ये हो गया राइट आंसर। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में पूछा गया अमंग 5 आर द मीनिंग ऑफ फर्स्ट आर इज। तो यहाँ पर जो 5 आर होते हैं, उन 5 आर में से जो है पहले आर का क्या अर्थ है, ये आपसे पूछा गया है। तो 5 प्रकार के आर में पहले आर का अर्थ आपको बताना है। सबसे पहले तो आपको सारे अर्थ पता होने चाहिए, सारे आर पता होने चाहिए। पहला एक आर होता है आपका फर्स्ट आर, देन सेकंड आर, फिर आपका थर्ड आर होता है, फिर फोर्थ आर होता है और एक फिफ्थ आर होता है। सारे आर होते हैं और इनके सभी के अलग अलग मीनिंग होते हैं। इनको 5 आर बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 आर जो होते हैं, ये पांचों आर हो गए। इसमें पहला जो होता है वो आता होता है आपका रिफ्यूज, ठीक है। यही पूछा हमारे से, अमंग द 5 आर द मीनिंग ऑफ फर्स्ट आर क्या होता है। तो पहला आर जो होता है इसको बोलते हैं हम रिफ्यूज, तो यहाँ पे आ गया रिफ्यूज, ठीक है। दूसरा आर जो होता है इसको बोलते हैं हम रिड्यूस। इसके बाद जो तीसरा आर जो होता है उसको बोलते हैं हम रीयूज। और इसके बाद जो नेक्स्ट आपका होता है जिसको हम बोलते हैं रीपर्पस, रीपर्पस। और इसके बाद जो अंतिम आर होता है ये होता है रिसाइकल। तो इस तरह से ये हमारे सारे आर हो गए। ये सारे के याद होने चाहिए आपको। पहला आर होता है रिफ्यूज यानी कि इनकार करना। दूसरा आर होता है रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, कम उपयोग करना। और तीसरा जो होता है ये रीयूज, रीयूज मतलब पुनः उपयोग करना। इसके बाद में रीपर्पज यानी कि सीधा सीधा है, हम इसको बोल सकते हैं पुनः प्रयोजन करना। और जो पांचवा रिसाइकिल है इसको पुनः चक्रण बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसमें सिंपल से पहला ही पूछा है कि फर्स्ट आर किसका होता है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है। तो फर्स्ट आर क्या बोलता है? रिफ्यूज कर दीजिए, यानी कि आप इनकार कर दीजिए। तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 5 आर में से पहला आर जो है वो इनकार होता है, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं हिंदी में इनकार। तो आपके सारे आर इस तरह से लाइन से याद होने चाहिए जो मैंने यहाँ पे लाइन से लिखा हुआ है। इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है, इसमें पांचवा क्वेश्चन क्या पूछा गया है? एलिमेंट एक्स फॉर्म्स ए क्लोराइड विद द फॉर्मूला XCl2, ठीक है। ये जो है XCl2 के साथ में एक फॉर्मूला बनाता है विच इज ए सॉलिड with a high melting point, X would most likely be in the same group of the periodic table as। तो यहाँ पर बताना है कि ये X जो है इस किस पीरियोडिक ग्रुप में जो है शामिल रहेगा या होता है। तत्व जो है X, वो XCl2 सूत्र वाला जो है तत्व कोई X है, ठीक है। वो XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है जो कि एक ठोस है। क्या है? ये सॉलिड है जिसका गलनांक यानी कि जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अधिक है, हायर मेल्टिंग पॉइंट है। आवर्त सारणी में ये तत्व संभवतः किस समूह के अंतर्गत आता है? तो इसमें से आवर्त सारणी में बताना है कि कौन से तत्वों के साथ में ये आता है, किस समूह में ये आता है, ठीक है। यही आपको बताना है। इसमें सिंपल सा यही क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले तो हमें सभी के एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। जिसमें हमारा सोडियम जो है आपका Na, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक सॉरी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, यानी एटॉमिक नंबर जो परमाणु क्रमांक होगा वो कितना होता है? तो सोडियम का होता है 11, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। अच्छा, मैग्नीशियम का कितना होता है? मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक जो है वो 12 होता है। इसके अलावा जो है आपका एल्युमिनियम जो है इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो इसका 13 होता है, जिसको हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते रहना। और जो है सिलिकॉन, सिलिकॉन का जो आपका परमाणु क्रमांक यानी एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 14, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 11, 12, 13, 14 ये 4 जो है कंपाउंड दे रखे हैं। और इसमें एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बोली गई है इस क्वेश्चन में, वही चीज़ हमें ध्यान रखनी है। इसमें बोल रहा है कि जो XCl2 वाला सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है। क्लोराइड जब बनता है तो देखो ध्यान रखना, क्लोराइड की बात जब भी आएगी, क्लोराइड जब भी फॉर्म होगा, तो वहां पर एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी क्लोराइड बनेगा तो वहां पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो है 2 होगी, यानी कि उसके बाह्यतम कक्ष में संयोजकता जो है उसके 2 होंगी। तो बाह्यतम कक्ष को देखते हैं कि उसमें 2 आता है या नहीं आता है। किसमें आता है? 2, यानी कि जिसमें लास्ट सेल जो है वो 2 से खत्म होगा, इसका मतलब वो हमारा क्लोराइड बनाएगा। बस उसी को हमें चेक करना है। सबसे पहले हम सोडियम की बात करें तो सोडियम को अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 11 है पहले, आप जानते हो पहले वाले में 2 आ जाएगा, दूसरे वाले में पूरा कोष्टक 8 आ जाएगा, और अगला में 8 और 2 10 तो हो गए, टोटल ये 11 है। तो 11 में से बचा क्या? 1। तो लास्ट कोश में यानी कि लास्ट जो इसका सेल आया वो 1 आया। मैग्नीशियम की बात करें तो इसके जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, ये हो जाएगा पहले कोश में, पहले वाला आपका KLM जो होते हैं आपके सेल, उसमें फर्स्ट में 2 आ जाएगा, दूसरे में टोटल 8 आ जाएंगे, और तीसरे में बचा हुआ आ जाएगा। तो आपके 10 तो हो गए, 10 में से 2 बचा हुआ है, तो लास्ट सेल में 2 आ गया। इसी तरह से आप एल्युमिनियम का कॉन्फ़िगरेशन अगर लिखते हैं तो इसका एल्युमिनियम कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, फिर कोमा में इसका 8 हो जाएगा, अगेन जो बचेगा वो 3 बचेगा। और इसके बाद में आप अब सिलिकॉन का लिखते हैं तो इसका जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो पहले 2 हो जाएगा, उसके बाद दूसरे में 8 आएगा, और बचा हुआ 8 और 2 10 4 14, 4 आएगा लास्ट में। मैंने आपको बताया जब क्लोराइड फॉर्म करेगा तो वहां पर जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो लास्ट सेल में आएगी वो 2 आएगी। तो आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि मैग्नीशियम में जो है लास्ट सेल में, लास्ट कोश में जो है 2 आपके जो है इलेक्ट्रॉन उपस्थित हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या संयोजकता 2 है इसमें। इसका मतलब
इसके मतलब का क्या है कि आवर्त सारणी के अनुसार जो केवल वर्ग 2 है, जो वर्ग 2 है ना, वर्ग 2, उसी में जो है आपके जितने भी तत्व हैं वो सारे के सारे क्या आते हैं, जिसके सेल लास्ट में 2 बचता है वो सारे के सारे कंपाउंड आते हैं। तो वर्ग 2 में ही आएगा, है ना। तो वर्ग 2 में आएगा, तो वर्ग 2 में कौन सा होता है, वर्ग 2 में कौन कौन से होते हैं, तो वर्ग 2 में आपके सारे के सारे होते हैं। सबसे पहले आपका बेरिलियम आ जाता है, ठीक है। उसके अलावा मैग्नीशियम तो है ही आपका, और जो है उसके अलावा कैल्शियम भी है, कैल्शियम भी है, स्टार्डियम भी है। हमें जरूरत नहीं है, हमारे को मैग्नीशियम मिल चुका है। तो वर्ग 2 में जो मैग्नीशियम आएगा, जिस क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्लोराइड जब भी बनाएगा ध्यान रखना, जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो लास्ट सेल जो है 2 से खत्म होगा, क्लोराइड बनाएगा तो। इसका मतलब जो मेरे पास ये फॉर्मूला बन रहा है, इसका मतलब जो ये फॉर्मूला बन रहा है, इसका मतलब क्या बन रहा है ये फॉर्मूला, अगर मैं सीधे सीधे बात कहूँ कि फॉर्मूला क्या बनेगा, तो यहाँ पर एक्स की जगह क्या आ जाएगा, Mg आ जाएगा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा, यानी कि वो फॉर्मूला जो एक्स कंपाउंड है वो इससे मिलकर के HCl बना रहा है, तो यहाँ पर XCl2 बना रहा है, यानी कि हमारा एक्स की जगह क्या आ जाएगा, Mg, और Cl2 बन जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड जो है ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये मैग्नीशियम जब MgCl2 बनता है तो इसका जो है ठोस होता है और इसका गलनांक जो है उच्च होता है, ठीक है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए मैग्नीशियम जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपको 6 नंबर क्या पूछा है उसको देखते हैं। 6 नंबर में पूछा गया आपसे, द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर एथनोइक एसिड इज। जो भी आपको पूछा जाए क्वेश्चन, पहले समझ लेना है क्वेश्चन, उसके बाद ही जो है आप रजिस्टर करें अपने आप को। तो सबसे पहले इसमें पूछेगा शुद्ध एथनोइक अम्ल का गलनांक जो है वो कितना होता है। तो शुद्ध एथनोइक अम्ल जो होता है उसका गलनांक 290 केल्विन होता है, 290 केल्विन होता है। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इसमें 7वां जो प्रश्न पूछा गया है, यहाँ पूछा गया है, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस टू गेट ए रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी कि सेम साइज की बात कर रहा है। किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज, सेम साइज की बात हो रही है यहाँ पे, ऑफ द सेम साइज, यहाँ पे सेम आना चाहिए, ठीक है, ये मिस्टेक है, इसमें इसमें सेम साइज की बात हो रही है, क्योंकि नीचे लिखा हुआ आपका हिंदी में सेम साइज। समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर याद होगा, तो ही हम जो है इसको बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। हम सभी को पता है कि जो आपका कॉन्वेक्स लेंस होता है ना, क्योंकि यहाँ पर सीधा सीधा बात क्या कर रहा है कि देखिए, किसी बिंब का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस, उत्तल मतलब हो गया आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर, तो कॉन्वेक्स लेंस को जो है आपको कहाँ रखना है, ये आपसे कॉन्वेक्स लेंस के सामने कहाँ रखना है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस आपको सभी को पता है अच्छी तरह से कि कॉन्वेक्स लेंस जो हमारा कुछ इस तरह का होता है, सभी को पता है ये अच्छी तरह से कि कॉन्वेक्स लेंस इस तरह का होता है आपका, ठीक है। फिर हमारी प्रिंसिपल एक्सिस होती है जो कि हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, स्ट्रेट लाइन, ठीक है, इसके सेंटर से पास करते हुए, ये आपका हो गया। अब आपको ये चीज़ एक पता है कि इसका जो सेंटर वाला ये पॉइंट है इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। आपका जो है इसको आप पॉइंट ओ डाल दो, सी डाल दो, पी डाल दो, और ये आपकी प्रिंसिपल एक्सिस है, यानी मुख्य अक्ष जो है, ये लाइन पूरी की पारी जो लाइन हमने अभी खींची है लंबी वाली, ये आपकी मुख्य अक्ष है, ठीक है। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, आप ध्यान रखना है आपको क्या क्या बोल रहा हूँ। और जो है हम मानते हैं इसमें जो आपका फोकस, फर्स्ट फोकस, और इसमें 2 फोकस होते हैं, एक फर्स्ट फोकस होता है और एक दूसरा सेकंड फोकस होता है, तो 2 फोकस होते हैं। हमारा जो राइट साइड होता है इसमें जो हमारा फोकस होगा, सपोज करिए यहाँ से जो डिस्टेंस मैं इधर ले रहा हूँ, ध्यान रखना है आपको, यहाँ पे जो डिस्टेंस मैंने इधर ली है ये हमारा जो है फर्स्ट फोकस कहलाता है, इसको हम केवल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, तो हमने एफ से बना दिया। और जो दूसरा हमारा फोकस है उसको हम सेकंड फोकस बोलते हैं, और वो जो है इस दूरी के बराबर ही होता है, जो ये दूरी जो है इसी के जस्ट बराबर हमें दूसरी दूरी लेनी है, यहाँ से उतनी ही दूरी और यहाँ से उतनी दूरी, तो ये हमारा जो है 2f होता है, ये क्या होता है हमारा 2f होता है। और यहाँ से इस साइड में लेफ्ट साइड में जो f होता है वो उतनी ही दूरी पर, जो सेंटर से हमने जितनी दूरी इधर लिया है उतनी दूर सेंटर से इधर लेंगे तो ये हमारा जो है ये f डैश कहलाता है, ठीक है। और इतनी ही दूरी जब दूसरी तरफ लेंगे तो ये हमारा जो है f2f डैश कहलाता है। ये सभी को पता है, अच्छी तरह से डायग्राम बनाना आपने सीखा होगा, इसके लिए स्पेशल मैंने वीडियो बना रखा है, उसको आप देख सकते हैं कभी भी एनी टाइम। तो ये आपका जो है एक लेंस, जो कॉन्वेक्स लेंस का जब हम कोई प्रतिबिंब बनाते हैं, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट का जब हम यहाँ पे इमेज फॉर्म करते हैं, तो इस तरह का जो है हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस का जो है मुख्य अक्ष यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो है एक डायग्राम बनता है। अब जो है हमारे को ऑब्जेक्ट रखना है, अब जो है ऑब्जेक्ट अगर मैं यहाँ पर रखूँ तो कहाँ पे रखना पड़ेगा, तो मुझे जो है 2f पे रखना पड़ेगा। अगर मैं 2f पे रखूंगा, क्योंकि इस वीडियो को देखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कैसे फॉर्म होती है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ 2f पे अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट रखता हूँ, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट जो है 2f पे अगर रखूँ, सपोज करिए कि मैं रखता हूँ इस पे 2f पे, तो यहाँ पे 2f पे अगर हम रख देते हैं तो कुछ इस तरह से मैंने मान लो ये ऑब्जेक्ट इतना लंबा रख दिया, ये 2f पे रखा। अब जो है इस ऑब्जेक्ट को जो है हमें इसका इसका हमें डायग्राम बनाना है कि कैसे ये फॉर्म होगा। तो हमें पता है कि ऑब्जेक्ट से जो है एक पैरेलल रेज जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो हम एक जो है इसकी पैरेलल रे ले लेते हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्ट से हमने जो है एक पैरेलल रे ले ली, और जो पैरेलल रे आती है वो जो है यहाँ लेंस से टकराने के बाद जो है सीधे सीधे क्या होती है आपके फोकस से पास होती है। तो यहाँ से मैं फोकस से इसको पास करा देता हूँ, यहाँ से हमने इसको फोकस से पास करा दिया, ठीक है। ये रूल होता है कि आपकी जो है मुख्य अक्ष यानी कि ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है, ये प्रिंसिपल एक्सिस जो है इससे इसके समानांतर कोई भी, इसके पैरेलल कोई भी रे जाएगी तो वो लेंस से टकराने के बाद में फोकस से पास होगी, मुख्य फोकस से, ठीक है, फर्स्ट फोकस से पास होगी। इसके बाद जो है ये आपका दो रे चाहिए किसी भी डायग्राम को बनाने के लिए, तो एक तो हमने यहाँ से सीधे इसके प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके गए, और एक जो है हम यहाँ पर जो है इसको कहाँ से पास करते हैं, यहाँ से पास करते हैं इसके सेंटर से, ठीक है। तो लेंस के सेंटर से अगर इसको पास करता हूँ मैं दूसरी रे को, तो आपको पता है जो जो भी
रेज जो है उस किसी भी लेंस के सेंटर से पास होती हैं तो वो बिना रिफ्लेक्ट किए हुए ही सीधी पास हो जाती हैं, सीधी निकल जाती हैं। तो यहाँ से अगर मैं पास कराऊँ इसको, तो यहाँ पर जो है इस तरह का आपका डायग्राम जो है बनेगा, देख लीजिए। कुछ हम डायग्राम जो है इस तरह से बनाएंगे, यहाँ से सेंटर से पास होगा और ये सेंटर से पास होते हुए सीधा सीधा निकल जाएगा। तो कहीं भी निकले, अभी मैं एग्जैक्टली नहीं बन पाया ये, लेकिन आपका जो भी है डायग्राम, अब जब डिस्टेंस साफ साफ सही सही लोगे तो आपका जो है ये डायग्राम भी सही बनेगा। तो हमारा जो है ये आपका पहुंचा सेंटर से पास होते हुए। अब सेंटर से पास होते हुए ये जो 2f1 है ना, यहाँ कटना चाहिए, हालांकि मैंने स्केल से नहीं बनाया है तो ये जो है यहाँ पे नहीं बन पाया, तो हम कह सकते हैं कि ये 2f1 है ना जो यहाँ आ गया होगा। तो इसको हटा देता हूँ मैं, 2f1 को इधर, 2f को जो है इधर ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका 2f कहाँ बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा। ये जो है ये जगह 2f बन जाएगी। ऊपर लिख देता हूँ यहाँ पे 2f, ठीक है। जब स्केल से बनाओगे तभी फॉर्म होगा। तो यानी कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कैसा बन रहा है, तो हमारा जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, इस जगह पे, इस तरह से। और वो भी बिल्कुल सेम साइज ही बनेगा। अभी तो आप छोटा बड़ा देख रहे हैं, लेकिन जब आप ड्रॉ करोगे तो सेम साइज बनेगा। तो इस तरह से हमारा जो है ऑब्जेक्ट बना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो है ऑब्जेक्ट को, यानी कि वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस, तो ऑब्जेक्ट कहाँ रखना पड़ेगा, तो हमारे को एफ से फिर दोबारा एफ पे आ रहे हैं, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ एफ पे आ रहे हैं, यानी कि एट द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, फोकल लेंथ की मतलब 2 गुनी दूरी पर रखना पड़ेगा, यानी फोकस दूरी की 2 गुनी दूरी पर जो है इस ऑब्जेक्ट को रखेंगे। यानी कि फर्स्ट फोकस है, यानी कि फर्स्ट जो है आपका फोकस है, ये दूसरा जो फोकस है ये दुगनी दूरी पे है। यहाँ पे जितनी दूरी यहाँ से यहाँ एफ तक की है, उतनी ही दूरी 2f की है। तो ये दुगना जो है डिस्टेंस हो गया, यानी फोकस दूरी दुगनी हो गई। तो इसलिए जो है प्रतिबिंब हमारा बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो एट द ट्वाइस ऑफ लेंथ, फोकल लेंथ, यानी कि फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर। इसके लिए जो है स्पेशल वीडियो बनाया गया, जिसमें सारा मैंने डायग्राम बकायदा बनाते हुए आपको ब्लैक बोर्ड पे भी समझाया हुआ है। इसके बाद जो 8वां प्रश्न है उसकी बात करते हैं, 8 नंबर। यहाँ पे जो 8वां प्रश्न पूछा गया है, इसमें पूछा गया है द ह्यूमन आई फॉर्म्स द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट इट्स। तो जो है ह्यूमन आई जो है वो ऑब्जेक्ट का, यानी कि कोई भी प्रतिबिंब जो बनाती है वो किस भाग पे बनाती है, यानी कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है उसे हम वो भाग जो है क्या कहलाता है, यही बस पूछा गया है। तो हमारा क्या राइट आंसर हो जाएगा इसका, रेटिना, ठीक है। दृष्टि पटल पे जो है हमारा जो है प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। ह्यूमन आई के दृष्टि पटल पे जो है प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। इस चीज को हम जो है आगे जब लास्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो उसमें इसका नाम आएगा रेटिना का, तो वहां पे भी हम समझ लेंगे उस बात को। 9th जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस ए पीरियड्स ऑफ ए पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पे सीधा सीधा जो क्वेश्चन पूछा गया है क्या बोल रहा है, ध्यान से समझ लेना है क्योंकि इसका हिंदी वर्जन नहीं है, इसलिए आप इसको समझ लीजिए। यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है आवर्त सारणी के आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में सही नहीं है। नोट करेक्ट जो है यहाँ पे लिखा गया है, नोट करेक्ट है, ठीक है। तो हमें जो करेक्ट नहीं है वो बताना है। जब हम आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाते हैं तो कौन सी चीज नहीं होती, यहाँ पर जो है दी गई है उसी को हमें चूज करना है कि कौन सा राइट आंसर जो है हो जाएगा। ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन जो है आपके सामने, ए ऑप्शन भी है, बी ऑप्शन भी है, सी ऑप्शन भी है और डी ऑप्शन। केवल क्वेश्चन को हिंदी में नहीं दिया गया है, लेकिन जो आंसर है आपको यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं वो सारे के सारे हिंदी में दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो है आप आसानी से हिंदी में समझ सकते हैं। और जो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं, ठीक है, यानी कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जाते हैं अक्रॉस ए पीरियड्स ऑफ ए पीरियोडिक टेबल, तब क्या होता है, तब जो है हमारा द एटम लूजेस देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजिली। ये कथन जो है इसमें बिल्कुल गलत है, ठीक है। ये करेक्ट नहीं है कि जो एलिमेंट है वो अपने जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली लूज कर देते हैं, ये कथन बिल्कुल ही गलत है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन जो है त्याग देता है, ये बिल्कुल कथन गलत है। क्योंकि इसका रीजन क्या है कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ठीक है, पीरियड्स में, तो जो है नॉन मेटल्स की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो इंक्रीज होती है। नॉन मेटल जो है ना, अधातुओं की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो इंक्रीज होती है। और अधातुओं की एक खासियत होती है कि जो है वो उनका लूज करना, इलेक्ट्रॉन को लूज करना जो है वो घटता रहता है जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। तो इसलिए जो है सी ऑप्शन जो है इसका राइट हो जाएगा, जो कि हमारे से पूछा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है, इसको देखते हैं। इसमें पूछा गया है फोकस इज वर्चुअल इन द केस ऑफ। तो फोकस किस केस में जो है वर्चुअल होता है, यानी कि आभासी होता है। तो फोकस दर्पण के संदर्भ में आभासी होता है। तो किस दर्पण के संदर्भ में जो है आपका ये जो फोकस वर्चुअल होता है, तो वो होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस के संदर्भ में, यानी कि उत्तल लेंस के लिए जो है फोकस वर्चुअल होता है। कॉन्वेक्स लेंस, लेंस नहीं, मिरर, कॉन्वेक्स मिरर के केसेस में, यानी उत्तल दर्पण के केस में जो है हमारा फोकस दर्पण के संबंध में जो है आभासी होता है, ठीक है। यहाँ पे बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो पार्ट है उसकी बात करें तो चलिए देखते हैं इसको। इसमें पूछा गया आपसे, विच फिनोमिना इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द अपेरेंट लेंथ ऑफ डे बाई 4 मिनट्स। तो कौन सा जो फिनोमिना है यहाँ पे दिया गया, कौन सा सिद्धांत जो है दिन की लंबाई 4 मिनट बढ़ाने हेतु जिम्मेदार है, वो कौन सा फिनोमिना है ऐसा। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए, इसमें से कौन सा राइट हो जाएगा जिसकी वजह से जो है हमारा 4 मिनट जो है दिन में बढ़ जाता है, जिसके लिए जिम्मेदार हम ठहराते हैं। तो उसको बोलते हैं हम एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन, यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन जो है इसके लिए मेन रीजन है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा हमारा आंसर हो जाएगा,
एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन। तो डी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। वायुमंडलीय अपवर्तन जो है वायुमंडलीय अपवर्तन का सिद्धांत जो है दिन की लंबाई 4 मिनट आगे बढ़ाने हेतु जिम्मेदार होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसकी बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट ए फूड चेन। तो निम्न में से जो है कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन पिछले आपका जो फर्स्ट टर्म का पेपर था उसको भी सोल्व किया था हमने। फर्स्ट टर्म जो है आपको सोल्व कर दिया है, ठीक है। उसको भी आप अब आपको जरूरत तो नहीं पड़ेगी। तो हमने उसमें भी बताया था किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट टर्म का जब सोल्यूशन दिया था तो उसमें बताया था। तो निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। तो देखिए आहार श्रृंखला है कि यानी कि उसको पहला वाली चीज को दूसरी चीज खाएगी और दूसरे वाले को चीज को तीसरी चीज खाएगी, तीसरे को चौथी चीज खाएगी, यानी कि एक दूसरे को खाते हुए चले जाते हैं। तो घास गेहूं और आम एक दूसरे को नहीं खाते हैं, तो ये ऑप्शन तो है ही नहीं। इसके अलावा जो है अगर देखूं बकरी गाय और हाथी, इसमें भी कोई एक दूसरे को नहीं खाता है। घास मछली तथा बकरी, तो बकरी जो है घास तो जरूर खाएगी लेकिन मछली नहीं खाएगी, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। यहाँ पर जो है बी ऑप्शन देखिए, घास बकरी तथा मानव, ये ऑप्शन बिल्कुल आपका सही है। घास को बकरी खाती है और बकरी को मानव, तो ये एक आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, ये फूड चेन का निर्माण कर रहे हैं। हमारा जो है बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन पे। 13 नंबर क्वेश्चन है, विच पर्सन ऑफ इंडिया इज नोन एज वाटरमैन। दिस पर्सन फ्रॉम राजस्थान हैड बीन अवार्डेड विद। इसमें किस लिए अवार्ड किया गया है, इसको ध्यान रखना है आपको। इसको जो है वाटरमैन के नाम से जाना जाता है और इसको स्टॉक होम अवार्ड फॉर सेफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज के नाम से जो है इस सम्मान से जो है इसको सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो किस व्यक्ति को भारत के वाटरमैन के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के इस व्यक्ति ने जल संसाधनों को सुरक्षित करने हेतु 2015 में स्टॉक होम पुरस्कार भी जीता था। तो ये कौन सा आदमी है कि उसका नाम आपको यहाँ पे पूछा गया है। सीधा सीधा यहाँ पे सारे नाम दिए गए, बस आपको नाम ही नाम केवल बता देना है। तो थे राजेंद्र सिंह, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, जो है आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। राजेंद्र सिंह जो थे ये सम्मानित हुए थे। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पे बी दिया, यहाँ पे सी दिया है, ठीक है। उल्टा सीधा क्वेश्चन का जो है क्रमांक है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा इसमें। और इसमें बी ऑप्शन हिंदी मीडियम के लिए जो है बी ऑप्शन दिया गया है, और जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए सी ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पे जो 14 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड। गोलीय दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाती है। तो गोलीय दर्पण आपने देखा, ये गोल दर्पण जो है आपका इस तरह से गोलीय दर्पण होता है और इसका आधा पार्ट जो है वो हटा हुआ होता है। तो इस तरह का आपका ये गोलीय दर्पण होता है, ठीक है। इसके मुख्य अक्ष की यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस की बात करें तो कुछ इस तरह से प्रिंसिपल एक्सिस इसकी जाती है, ठीक है। और यहाँ पर जो है इसको हम पोल या ध्रुव बोलते हैं। इसको पी से अगर डिनोट करें तो यहाँ पे ये जो है पी से डिनोट करो तो ये पोल हो गया आपका सेंटर में, और इससे कुछ दूरी पर जो है एफ होता है जिसको हम फोकस कहते हैं, और इससे कुछ दूरी पर जो है आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है जिसको हम सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके पूछ रहा है कि पोल से और फोकस के बीच में, देखो यहाँ पर पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर आ गया। तो यहाँ पर जो है वक्रता त्रिज्या सेंटर ऑफ कर्वेचर ये रहा, तो ये इसके बीच की दूरी क्या कहलाती है। अब इसमें हमारे को पोल से लेके सेंटर ऑफ कर्वेचर तक का जो है आपको पूछ रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी आपसे पूछी गई है, ये ध्यान रखना है आपको। कहाँ से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक, यानी कि पी से लेके सी तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तो इस दूरी को जो हम बोलते हैं, आपको अच्छी तरह से क्लास में भी बताया होगा और मैंने इसके लिए स्पेशल वीडियो बनाया, अभी भी मैंने आपको समझाया था। इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सर्किल का जो है एक सेंटर पॉइंट माना जाता है। तो आपका जो यहाँ पे आंसर कौन सा हो जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वक्रता त्रिज्या इसको बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो 15वां क्वेश्चन है उसको देखते हैं। 15वें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, द वे बाय विच केमिकल्स एंटर आवर फूड चेन एंड एक्यूमुलेट प्रोग्रेसिवली एट ईच ट्रॉपिक लेवल, दिस फिनोमिना इज नोन एज। यानी कि वह घटना जिसके द्वारा रसायन हमारी आहार श्रृंखला में प्रविष्ट होकर के प्रत्येक पोषी स्तर पर जो उत्तरोत्तर संग्रहित हो जाते हैं, यानी उस पर इकट्ठे हो जाते हैं या उसके अंदर चले जाते हैं, एक्यूमुलेट हो जाते हैं, क्या कहलाती है। तो उसको बोलते हैं हम जैव आवर्धन। ये जैव आवर्धन का जो है आपको डेफिनेशन दिया गया है। कभी कभी डेफिनेशन भी पूछता है कि जैव आवर्धन को समझाइए, ठीक है। तो ये आपका बायोमैग्निफिकेशन कहलाता है। इसके बाद जो 16 नंबर क्वेश्चन है इसमें देखिए पूछा गया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Al+3 इज। एल्युमिनियम का जो आपको अच्छी तरह से पता है, एल्युमिनियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, एटॉमिक नंबर वो होता है 13। 13 को हम जब इसको तोड़ते हैं, ब्रेक करें, तो क्या हो जाएगा आपका, पहले कोश में 2, ठीक है, फर्स्ट सेल में, उसके बाद में 8, और जो बचा हुआ 8 और 2 10 3 13, 3 लास्ट में, तो 283 जो है इसका आंसर होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसमें एक चीज़ मिस्टेक हो गई है, इसमें ए आंसर नहीं हुआ, क्योंकि देखिए यहाँ पर Al+3 है और एल्युमिनियम का हमने लिखा है। एल्युमिनियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो लिखा है इसमें 13 जो है आपके एटॉमिक नंबर होते हैं। 13 को हम 2, 8 और 3 लिखते हैं। इसमें +3 जो है इसके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ऑलरेडी है, तो इसका 3 जो यहाँ से हट जाएगा क्योंकि ऑलरेडी +3 ले चुका है। तो इसके पास बचा क्या, 2 और 8, तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसमें क्या पूछा गया है, 17 नंबर पूछा गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डज नॉट डिपेंड ऑन। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है एक किसी मीडियम का या किसी माध्यम का किस पे डिपेंड नहीं करता, किस पे जो है वो डिपेंड नहीं करता, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शंस हैं, हम अगर इसको समझें तो यहाँ पर देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो किस किस पे डिपेंड नहीं करता है, यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ठीक है। अपवर्तांक जो है किसी माध्यम का अपवर्तांक किस पर जो है डिपेंड नहीं करता, यानी किस पर निर्भर नहीं करता, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो किसी भी माध्यम का अपवर्तांक जो है वो नेचर ऑफ मीडियम पे डिपेंड करता ही करता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अलावा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है कि उस मीडियम का टेम्परेचर कैसा है, और इंसिडेंट वो किस एंगल पे जो है वो आपकी जो रे आ रही है, लाइट आ रही है, वो किस एंगल पे गिर रही है उस पर भी डिपेंड करता है।
इसके अलावा जो बचा हमारे पास ऑप्शन वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज, जो वेवलेंथ है यानी तरंग दैर्ध्य जो है उस पर ये डिपेंड नहीं करता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो मीडियम के, जो लाइट का मीडियम जो है, जो भी हम सोर्स यूज कर रहे हैं उसके वेवलेंथ से उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा किससे और फर्क नहीं पड़ेगा, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है उस पर भी फर्क नहीं पड़ेगा। उसके अलावा जो है मैंने बता दिया आपका सराउंडिंग डेंसिटी जो है, ऑप्टिकल डेंसिटी है, उस पर भी इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑप्टिकल डेंसिटी भी आती है, हम कह सकते हैं वेवलेंथ ऑफ द लाइट यूज इस पर भी डिपेंड नहीं करेगा। उसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है, ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड नहीं करता। और उसके अलावा जो है आप बोल सकते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी पे भी नहीं करता, ठीक है, ऑप्टिकल डेंसिटी पे भी नहीं करता। और उसके अलावा जो है मैंने बता दिया वेवलेंथ पे यानी तरंग दैर्ध्य पे भी डिपेंड नहीं करता। तो बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, इसमें नॉट डिपेंड पूछ रहा है तो बी ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे भी डिपेंड नहीं करता है और ऑप्टिकल डेंसिटी पे भी डिपेंड नहीं करता। ये तीनों चीजें थोड़ा सा ध्यान रखना। 18वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है आपसे, मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल्स हॉरिजॉन्टल रोज वर कॉल्ड। मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियां खाली स्थान कहलाती हैं। तो देखो, एक आपको पता होगा कि मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में पीरियड्स यानी आवर्त और समूह ग्रुप्स दो ही चीजें हैं जो है मेन है, ठीक है। इसमें जो है आपका वर्टिकल कॉलम जिसको हम बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम जो है, वर्टिकल कॉलम, ठीक है, वर्टिकल कॉलम्स को हम जो है पीरियड्स बोलते हैं, सॉरी, वर्टिकल कॉलम्स को जो है हम ग्रुप्स बोलते हैं, ठीक है। तो इसको जो है आप इस तरह से कर लीजिए, इसको हटा देते हैं और इसको हम क्या है, आपको वर्टिकल कॉलम्स को जो है ग्रुप बोला जाता है। ध्यान रखना है आपको, वर्टिकल कॉलम्स को जो हम ग्रुप बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम, वर्टिकल कॉलम को हम ग्रुप्स बोलते हैं। और जो पीरियड्स होता है उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रोज को, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रोज जो है वो क्या कहलाती हैं, हमारी पीरियड्स कहलाती हैं। तो मेंडलीव की आवर्त सारणी की क्षैतिज पंक्तियां जो है वो क्या कहलाती हैं, वो कहलाती हैं हमारी आवर्त, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, द क्रिस्टलाइन लेंस ऑफ ए पीपल एट ओल्ड एज बिकम्स मिल्की एंड क्लाउडी, दिस कंडीशन इज नॉन एज। इसको हिंदी में भी देख लीजिए, इसमें क्या बोला है, वृद्धावस्था में व्यक्तियों का क्रिस्टलीय लेंस यानी कि जो आंखों में लेंस होता है वो क्रिस्टलीय लेंस जो है दूधिया और धुंधला हो जाता है। यह अवस्था खालिस्तान कहलाती है। इसको बोलते हैं हम कैटरैक्ट यानी कि मोतियाबिंद कहलाती है। यह अवस्था क्या कहलाती है, मोतियाबिंद कहलाती है, ठीक है। जिसमें जो है व्यक्ति की क्रिस्टलीय लेंस जो है वो दूधिया और धुंधला हो जाता है, ठीक है। ये चीज ध्यान रखेंगे। और 20वां जो प्रश्न है एमसीक्यू का, इसमें देखिए यहाँ पर इमेज रिप्रेजेंट्स ए कार्बन कंपाउंड, यहाँ पे ये इमेज दिया गया है, ये कार्बन कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें जो है प्रस्तुत चित्र एक कार्बन यौगिक को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर अब जो है इस यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है, यहाँ पर जो पूछ रहा है इस यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है, आसानी से आप बता सकते हैं। अभी भी मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बताया था आपको। यहाँ पे नीचे भी यही बोल रहा है कि प्रस्तुत चित्र एक कार्बन यौगिक दर्शाता है, इस यौगिक में कौन सा क्रियात्मक समूह उपस्थित है, तो आपको फंक्शनल ग्रुप बताना है। तो देखो एल्कोहल जो है इसमें आपका कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, इसमें होता है आपका OH फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, एल्कोहल के अंदर। अगर हम एल्डिहाइड की बात करें तो एल्डिहाइड हमारा स्ट्रक्चर, इसका फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है, तो इसका हमारा फंक्शनल ग्रुप होता है आपका O के साथ में जो है आपका एक तो कार्बन रहेगा ही आपका, ठीक है। और कार्बन के साथ में आपका एक हाइड्रोजन और एक जो है आपका कोई भी कंपाउंड हो सकता है, ठीक है। कोई भी यानी कि कार्बन भी हो सकता है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन छोड़कर आपका और भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि आपका OH भी ग्रुप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो है आपका सेम नहीं होगा। नीचे यहाँ पे हाइड्रोजन है तो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होगा, यहाँ पे कार्बन है तो यहाँ पे कार्बन नहीं होगा। इस तरह का ये एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करें तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप है वो कैसा हो जाएगा आपका, तो इसका फंक्शनल ग्रुप भी ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसका जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो भी आपका कार्बोक्सिलिक्स का जो है वो भी आपका दो ऑक्सीजन के साथ में कार्बन प्लेस रहता है। और इसमें जो है आपका एक तो आपका R होगा यानी कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है, इसके साथ में जो है यहाँ पर H जुड़ा हुआ है, यहाँ पर OH जुड़ा रहता है, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया ये वाला कार्बोक्सिलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप, ये हो गया आपका एल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। ये हो गया जो अभी आप देख रहे हैं, ये OH जो होता है केवल जुड़ा रहेगा आपका OH, ये आपका ऑक्सीजन से, सॉरी, कार्बन से। तो ये अल्कोहल को दर्शाता है। कीटोन की बात करें तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही कीटोन के बारे में बताया था। तो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप कैसा होता है तो उसको भी हम डिस्क्राइब कर लेते हैं, तो हमारा डायग्राम जिससे मैच होगा हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारा जो कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है वो आपका होता है ऑक्सीजन के साथ में, फिर डबल बॉन्ड जो है कनेक्ट रहेगा यहाँ पे कार्बन, और उसके साथ में जो है आप कह सकते हैं एक कार्बन इधर और एक कार्बन जो है इधर, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि ये किससे मैच हो रहा है आपका डायग्राम। नीचे यहाँ पर भी कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है। बाकी दोनों में यहाँ पे कार्बन नहीं है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पर भी आपका कोई कार्बन नहीं है, ऊपर भी कोई कार्बन नहीं है। तो ये सीधा सीधा कीटोन जो है इसका क्रियात्मक समूह हो गया। तो हमारा आंसर आ गया इसका डी ऑप्शन, कीटोन, ठीक है। तो ये हमारे 20 प्रश्न के हमने MCQ जो है देखे हैं। अब इसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं वर्णनात्मक प्रश्न जो है सेक्शन बी। सेक्शन बी में एक चीज हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। सेक्शन बी को डिस्कस करने से पहले जो सेक्शन बी रहेगा इसमें 21 से लेकर 28 प्रश्न जो रहेंगे वो 2-2 अंक के रहेंगे, ठीक है। और उसके बाद में इसमें आपका जो 29 से लेकर 31 तक के प्रश्न रहेंगे वो 3-3 अंक के रहेंगे, ठीक है। ध्यान रखना 28 तक के प्रश्न 2 अंक के और 31 तक के प्रश्न 3 अंक के। तो चलिए हम पहले 28 तक के प्रश्नों को देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो है आपका 21 नंबर जो प्रश्न पूछा गया उसको हम डिस्कस करने हैं सेक्शन बी से, और ये पूरा हिंदी प्लस इंग्लिश वर्जन में सॉल्यूशन दिया गया है। इसकी PDF मैं बता चुका हूँ, आप डाउनलोड करना चाहें तो कर सकते हैं। उसकी लिंक इस वीडियो के एंड में भी आएगी, छोटा सा आइकन बना हुआ आएगा इसी स्क्रीन पे, उसको टच करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। या फिर आप सीधे सीधे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो पहली लिंक आपको मिल जाएगी PDF डाउनलोड करने के लिए, और उसी के नीचे जो है क्वेश्चन पेपर का भी PDF रहेगा, आपको जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं। यहाँ पे जो
आपका 21 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन एनिमल्स? जंतुओं में रासायनिक समन्वय कैसे निष्पादित होता है, यानी कैसे होता है, सीधी सी बात है। तो जंतुओं में रासायनिक समन्वय जो है हार्मोनों की सहायता से होता है, क्योंकि जो है हार्मोन जो है ये सरल रासायनिक जो है तरल पदार्थ होते हैं, ठीक है, और जो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्त्रावित किए जाते हैं। और हार्मोन जो है जानवरों के वृद्धि में और विकास में जो है नियंत्रण करता है। और हमारे शरीर में अंतःस्रावी ग्रंथियों के साथ साथ में जो है तंत्रिका तंत्र भी जो है शारीरिक क्रियाओं को जो है नियंत्रित और समन्वित करते हैं, ठीक है। तो ये चीज हमने यहाँ पे लिखा है, बहुत ही सिंपल वर्ड में यहाँ पे जो आंसर लिखा गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका इंग्लिश वर्जन है, इंग्लिश मीडियम के जो स्टूडेंट्स है उसको समझ सकते हैं। केमिकल कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स टेक्स प्लेस विद द हेल्प ऑफ हार्मोन्स। Hormones are the chemical fluids that are secreted by the endocrine glands. Hormone controls the growth and the development of animals. The nervous system, along with the endocrine system, controls and coordinates the बॉडीली फंक्शन इन आवर बॉडी, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको आंसर को लिखेंगे। अब सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ पर ये अभी आप दो दो अंक के प्रश्न देख रहे हैं, ऊपर ही निर्देश कर दिया गया है कि आपके 21 से लेकर 28 तक के प्रश्न जो है दो दो अंक के होंगे। अगला जो 22वां प्रश्न में कोई भी अथवा ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, 21वां प्रश्न जो आपको सिंगल देखने को मिलेगा। 22वां जो प्रश्न है इसमें क्या है, व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर्स? तो यहाँ पे ऋतुस्राव क्यों होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे दी गई है, इसको बहुत ही आसानी से आप समझ सकते हैं। हर महीने महिला के अंडाशय में अंडे बनते हैं और गर्भाशय निषेचित अंडे को, जो गर्भाशय होता है वो निषेचित अंडे को प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करता है। ये हर महीने होता है कुछ दिनों के लिए। और गर्भाशय की परत जो है निषेचित अंडे को पोषण प्रदान करने के लिए जो है उत्तक और रक्त वाहिकाओं से मोटी और समृद्ध हो जाती है। जो गर्भाशय है वो मोटा और समृद्ध हो जाता है, वहां पर जो है आपके रेड कलर के जो है सेल्स डेवलप होते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि उत्तक और रक्त वाहिकाएं जो उनको सेल्स बोलते हैं वो डेवलप हो जाते हैं यदि निषेचन नहीं होता है, यानी कि उसके पास जो है गर्भाशय निषेचित अंडे प्राप्त नहीं करता है, यानी कि निषेचित अंडे यहाँ पे नहीं पहुंचते हैं, यानी कि निषेचन नहीं होता है, तो गर्भाशय जो है उसके परत की कोई आवश्यकता नहीं होती। जो यहाँ पर जो इसने अपनी परत बनाई थी किससे, उत्तकों से मिलकर के और रक्त वाहिकाओं से, उस परत की कोई आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए जो है ये परत जो है टूट जाता है। और टूटने के बाद में ये रक्त और जो है आप कह सकते हो बलगम के रूप में जो है योनि के मार्ग से जो है बाहर आ जाता है। इसी को हम जो है ऋतुस्राव कहते हैं, ठीक है। जिसको हम कह सकते हैं कि ये जो है इसको म्यूकस के नाम से, ठीक है, म्यूकस भी बोला जाता है इसको। अगर हम इसको इंग्लिश में समझे तो एवरी मंथ एग्स आर प्रोड्यूस्ड इन वुमेन्स ओवरीज एंड द यूट्रस प्रिपेयर्स itself to receive the fertilized egg. The lining of the uterus become thick and very rich with the tissues and blood vessel to provide nutrition to the fertilized egg. If fertilization does not occur, there is a no need for the lining of the uterus, so it breaks down and comes out through the vagina इन द फॉर्म ऑफ ब्लड एंड म्यूकस, हैंस मेंस्ट्रुएशन अकर्स। तो यही है ऋतुस्राव क्यों होता है, इसमें पूछा गया क्यों होता है, उसको हमें आंसर देना है क्यों होता है। हमने जो आंसर्स लिखे हैं एक टॉपर कैसे लिखता है उस तरह से हमने ये सारे आंसर्स लिखे हैं, बहुत ही सावधानी से आप इस आंसर को पढ़ोगे तो एक बार में ये सारे आंसर्स याद हो जाएंगे। इसको हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। देखिए जो मैंने अभी बताया आपको, इसमें क्या होता है, हर महीने जो महिला के अंडाशय में जो अंडे बनते हैं वो गर्भाशय निषेचित अंडे को प्राप्त करने के लिए खुद को तैयार करते हैं। तो खुद को जब तैयार करते हैं तो गर्भाशय आपका ये है, इसमें ये जो आप लाइनिंग रेड कलर की जो दिख रहे हैं इस तरह का जो है यहाँ पर लाइनिंग बन जाती है, जो कि टिश्यू से बनती है। ये ऊपर भी बन जाता है और ये साइड में भी आपका बन जाता है इस तरह से, ठीक है। ये काफी गद्देदार बनती है ताकि यहाँ पे पोषण तत्व जो है सारे के सारे भरपूर मात्रा में उपलब्ध हो सके और जो भी अंडा आएगा उसको पोषित किया जा सके। लेकिन जब निषेचन नहीं होता है या अंडा यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है तो ये थैली जो यहाँ पे बनी हुई है, लाइनिंग जो बनी हुई है, ये ब्रेक हो जाती है, टूट जाती है। टूटने के बाद जो है इस तरह से ये जो है टूट करके निकल जाती है और ये बाहर जो है इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। तो इसी को जो है ऋतुस्राव कहते हैं। इसी तरह से ये ऋतुस्राव जो है होता है, मेंस्ट्रुएशन होता है, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपसे क्या पूछा गया, एक्सप्लेन व्हाई द प्लैनेट्स डू नॉट ट्विंकल। तो व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। तो देखिए तारों की तुलना में ग्रह हमारे अधिक निकट होते हैं, इसलिए वे बहुत बड़े दिखाई देते हैं और उनका प्रकाश जो है एक से अधिक बिंदुओं से आता है, इसको चीज को समझ लेना। और कई बिंदुओं से आने वाले प्रकाश का अपवर्तन जो है वो भी होता है, लेकिन कई बिंदुओं से यह अपवर्तित प्रकाश जो है टिमटिमाते प्रभाव को जो है रद्द कर देता है, खत्म कर देता है। इसलिए जो ग्रह अपने अपेक्षाकृत बड़े आकार और पृथ्वी से निकट होने के कारण जो है टिमटिमाते हुए नहीं दिखाई देते हैं। पहले इसको और इंग्लिश में समझ लीजिए, द प्लैनेट्स आर मच क्लोजर टू अस एज कंपेयर टू द स्टार्स, सो दे अपीयर मच बिगर एंड देयर लाइट कम्स फ्रॉम मोर देन वन पॉइंट. The light coming from several points undergoes refraction also, but this refracted light from several points cancels the twinkle effect, or hence planets do not twinkle due to their relatively large size and closer distance from the earth. अब यहाँ पे जो है आप इसको अगर डायग्रामेटिकली समझना चाहें तो हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि सपोज करिए कि ये आपका कोई ग्रह है, ठीक है, जो कि आपका प्लैनेट है, और यहाँ पर मैं बना देता हूँ इसी के बगल में कहीं पर आपका ये छोटा सा ये स्टार है, और जो है आप पृथ्वी की सतह से कहीं भी खड़े हैं यहाँ पे पृथ्वी पे, सपोज करिए ये आपका अर्थ ग्राउंड है, तो यहाँ पर जो इसकी लाइंस जो आती हैं, जो यहाँ से आपका जो है कोई भी चीज़ जो यहाँ से आ रही है तो वो इस तरह से रिफ्लेक्ट इस तरह से आती है हमारे पास पहुँचते हुए। एटमॉस्फेयर इतना बड़ा है, इतना, और ये छोटा सा प्रकाश केंद्र, छोटा सा बहुत है, इससे जो लाइट आएगी वो आती आती कहीं बीच में ही बस यहाँ तक पहुँचती है, और जो है ये हमारे को कई एटमॉस्फेयर से आती हुई दिखाई देती है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये ग्रह हमको टिमटिमाता हुआ नजर आता है, सॉरी ये स्टार जो है टिमटिमाता हुआ नजर आता है। लेकिन जो ग्रह है आपका, ये जो ग्रह है
तो ये जो प्लैनेट ये क्यों नहीं टिमटिमाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है ये बहुत बड़ा होता है, इसमें यहाँ से भी इस पॉइंट से भी प्रकाश आ रहा है, इस पॉइंट से भी प्रकाश आ रहा है, इस पॉइंट से भी आ रहा है, इस पॉइंट से भी आ रहा है। यहाँ पे अनेकों स्रोत होते हैं, बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं तारे से जो है ये आपका ग्रह जो है ये बड़ा होता है, और साथ ही साथ जो है ये यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं इस ग्रह में, हर जगह से जो है प्रकाश गतिमान होता है, और ये प्रकाश जब गतिमान होता है तो ये क्या होता है आपस में मिल करके जो है बड़ा प्रकाश का जो है वेव फॉर्म करते हैं, और इस तरह का मोटा जब वेव फॉर्म करते हैं तो ये सीधे सीधे हमारी आंखों तक पहुंच जाता है। ठीक है, क्योंकि कई बिंदुओं से प्रकाश जो है निकल के आता है, यही चीज लिखी है, प्रकाश जो है एक से अधिक बिंदुओं से आता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे जो छोटा सा स्टार आप देख रहे हो, अब इस ग्रह के अंदर इस ऐसे स्टार कितने हो जाएंगे, बहुत सारे स्टार हो जाएंगे, अनगिनत स्टार हो सकते हैं, 100 स्टार हो सकते हैं, 200 स्टार हो सकते हैं, तो उन स्टार मतलब यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स हो जाते हैं, उसकी सोर्स जो है सीधे सीधे मिलकर के एक बड़ी रोशनी पैदा करती है, जो हमारे आंखों तक स्पष्ट रूप से पहुंच जाता है, जिसमें ज्यादा जो है अपवर्तन नहीं होता, बिना अपवर्तन के सीधे सीधे हमारे पास पहुंच जाती है, जिससे हमारे को ग्रह जो है टिमटिमाते हुए प्रतीत नहीं होते हैं। अगला जो पार्ट है उसकी बात करते हैं। इसमें जो है आपसे 24 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, फाइंड द पावर ऑफ ए कॉनकेव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 मीटर। तो यहाँ पे पूछ रहा है 2 मीटर फोकस दूरी वाले किसी अवतल लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है आपको। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये कॉनकेव लेंस की बात कर रहा है, यानी कि आपका ये अवतल दर्पण है, अवतल लेंस है। ठीक है, तो अवतल लेंस जो है इसमें जो है आपकी फोकस जो लेंथ होती है, फोकल लेंथ होती है, वो हमेशा नेगेटिव होती है। ठीक है, तो फोकल लेंथ कैसी होती है, हमेशा नेगेटिव होती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी बोल सकते हैं इसको, हिंदी में क्या बोलेंगे, फोकस दूरी। ठीक है, यहाँ की भी फोकस दूरी दे रखा है। ठीक है, फोकस दूरी कितना दे रखा है, 2 मीटर दे रखा है। कितना दे रखा है, 2 मीटर। इंग्लिश में हिंदी में एक ही बात है। और देखो ये जो है मैंने बताया कि कॉनकेव लेंस होती है तो ये नेगेटिव होती है फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ कहती है नेगेटिव, तो यहाँ पे हम माइनस साइन लगा देंगे। एक चीज़ तो हमारे को फोकल लेंथ दे रखी है, और हम जानते हैं कि पावर ऑफ लेंस का जो सूत्र है, पावर ऑफ लेंस इसकल्स टू क्या होता है, 1/फोकल लेंथ होता है, 1 अपॉन में फोकल लेंथ। ठीक है, 1 अपॉन में फोकल लेंथ होता है। अब पावर ऑफ लेंस यानी कि जो है आप क्या निकालने वाले हैं, लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता पूछ रहा है हमसे। ठीक है, तो लेंस की जो क्षमता है वो क्या हो जाएगी, तो 1/f, तो 1 तो मेरे पास था ही, और एफ जो है वो कितना है, एफ जो है हम फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी रखें, -2 मीटर। और ये जो है फोकल क्षमता जो है हमेशा ये मीटर में ही होती है, किसमें होती है, मीटर में। इसकी यूनिट क्या होती है, हमेशा मीटर, ध्यान रखना। तो यहाँ पे हमारे को क्वेश्चन में ही मीटर दे रखा है, ध्यान रखना। अगर सेंटीमीटर दिया हो तो इसको मीटर में चेंज कर लेना, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पे मीटर दे रखा है तो हम चेंज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे -2 लिख देंगे। जब आप एक को -2 से डिवाइड करोगे तो ये 0.5 टाइम्स में कट जाएगा, यानी कि -0.5 जो है। और जो मीटर, और इसकी यूनिट क्या होती है, लेंस की क्षमता की यूनिट होती है डायप्टर, तो इसको डी से डिनोट करते हैं, कैपिटल डी से। तो ये हमारे पास जो लेंस की क्षमता आ गई 1 में -2 इक्वल्स टू -0.5 डायप्टर। ठीक है, तो यही जो है कॉनकेव लेंस यानी कि अवतल लेंस की क्षमता है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। बस इतना ही लिखोगे, 2 नंबर पूरे मिल गए आपको, कुछ नहीं करना। आपको बताना है कि फोकल लेंथ मेरे को दे रखा है, वो भी आप नेगेटिव लिख दोगे। आपको बताने की जरूरत नहीं कि अवतल लेंस की फोकस क्षमता जो है ऋणात्मक होती है या नेगेटिव होती है। आप बस माइनस लगा दोगे तो एग्जामिनर समझ जाएगा कि आपको पता है कि ये ऋणात्मक होती है। फिर पावर ऑफ लेंस का फॉर्मूला लगाएंगे, 1/f होता है। एफ की वैल्यू मेरे पास -2 दे रखी है, तो इसके ऊपर मैं -2 करूंगा, और जो आंसर आएगा वो डायप्टर में आएगा, ये ध्यान रखना है। और दूसरी बात जो है, अगर यहाँ पे मीटर नहीं दिया हो, क्वेश्चन में मीटर नहीं दिया हो, सेंटीमीटर दिया हो, तो इसको ध्यान रखना कि मीटर में चेंज कर लेना, तब जाके आपका आंसर सही होगा, अन्यथा आपका गलत हो जाएगा न्यूमेरिकल आते हुए भी। 25वां जो प्रश्न है, नेम द फॉलोइंग कंपाउंड। निम्न यौगिकों का नामकरण जो है आपको करना है। मैंने नामकरण तो पहले लिख दिया यहाँ पे। इसको हम ब्रोमो जो है ब्रोमोइथेन कह सकते हैं, या फिर इथाइल ब्रोमाइड कह सकते हैं, पहला वाला। और दूसरा वाला जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं मेथनॉल। तो आप देखो इसको कैसे करते हैं, इसको कैसे हम बनाएंगे। इसमें देखो आपके 2 कार्बन हैं, तो 2 कार्बन के लिए हम क्या यूज करते हैं, तो 2 कार्बन के लिए जो हम यूज करते हैं वो एथ यूज करते हैं। ठीक है, अगर कार्बन हमारे पास 2 हैं तो हम उसको बोलते हैं एथ। ठीक है, ये एथ हमारा जो है इसका कार्बन रिप्रेजेंट करता है। और उसके अलावा दूसरी चीज इसमें क्या है, इसमें आपका ब्रोमीन दे रखा है। ठीक है, ब्रोमीन भी है और एथ भी है। ठीक है, और बॉन्ड कौन सा है, तो सिंगल बॉन्ड है। जब सिंगल बॉन्ड होता है तो आप उसको बोलते हैं एन। ठीक है, तो देखो ये एथ जो है ये कितने कार्बन है, 2 कार्बन, तो 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए एथ उपयोग किया गया। और यहाँ पे बॉन्ड कौन सा है, सिंगल बॉन्ड दिखाई दे रहा है। सिंगल बॉन्ड जो होता है, ये सिंगल बॉन्ड जो होता है आपको, सिंगल बॉन्ड, इसके लिए हम प्रयोग जो करते हैं वो क्या करते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं एन, ANE, एन। ठीक है, और उसके साथ में यहाँ पे क्या दे रखा है, ये ब्रोमीन दे रखा है। ठीक है, बस अब हमें एथ एन और ब्रोमीन को लेकर के जो है बना देना है। तो ब्रोमो एथेन लिख दो या इथाइल ब्रोमाइड लिख दो। ब्रोमो एथेन क्यों लिख दोगे, देखो आपका एथ तो है आपका और साथ में एन है, तो एथ एन तो हो गया आपका, तो मैं लिख दूँ इसको एथ और फिर इसके बाद में एन। ठीक है, अब आपके इसके साथ जुड़ा क्या है, ब्रोमाइन, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है। तो ब्रोमीन को जब हम लिखते हैं इनके साथ में, एथेन के साथ में, तो इसको हम ब्रोमो बोलते हैं। ठीक है, तो हम इसको लिख देंगे ब्रोमो। तो ये ब्रोमो इथेन जो है इसका आंसर हो गया। इस तरह से हम नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। इसमें कोई 1 2 नंबर डालोगे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, 1 2 आप जैसे भी कर लो। कार्बन कार्बन में 2 चैन है, कहीं से भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे एक ही कार्बन है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे एक कार्बन है, चलिए कोई बात नहीं। अब हम सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन, जैसे मैंने अभी बताया कि कार्बन कितने हैं यहाँ पर, तो कार्बन 1 है। तो यहाँ पे कह सकते हैं, मैं कहूँ यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन प्लस क्या करते हैं हम, नेक्स्ट जो चीज़ हम क्या लेंगे, तो हमारा बॉन्ड, बॉन्ड किस टाइप का है। ठीक है, और उसके साथ में जो भी फंक्शनल ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है आप देख रहे हैं, तो इसके साथ जो है आप देख सकते हैं एक सुफिक्स जो है यहाँ पर जुड़ा हुआ है, वो एच जो है डबल बॉन्ड के साथ में एच जुड़ा हुआ है, और आपका जो है इसका फंक्शनल ग्रुप जो है हम क्या बोलते हैं उसको, RCHO के से हम जो है इसको डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इसको जो है सुफिक्स में हम इसको लिए AL यूज करते हैं। यहाँ पे क्या आ जाएगा, फंक्शनल ग्रुप। जब भी आपको ऐसा दिखाई दे तो फंक्शनल ग्रुप आए, तो फंक्शनल ग्रुप जो है आपका लास्ट में आ जाए, तो फंक्शनल ग्रुप आ गया।
ठीक है। अब जो है हम लिख लेते हैं। अब नाम जो है मैंने ऑलरेडी लिखा है, लेकिन मैं आपको लिखना बता रहा हूँ। आपको केवल नाम लिखना है, बाकी आपको लिखना नहीं बताना है, इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा समझा रहा हूँ। तो नंबर ऑफ कार्बन कितना है? एक है। और जब नंबर ऑफ कार्बन एक हो तो हम उसको क्या बोलते हैं? मेथ बोलते हैं। नंबर ऑफ कार्बन जब एक हो, नंबर ऑफ कार्बन यहाँ पे एक है, तो उसको हम बोलते हैं मेथ। तो यहाँ पे आ गया METH। ठीक है, मैथ आ गया। इसके बाद बॉन्ड क्या है? सिंगल बॉन्ड है। और सिंगल बॉन्ड को अभी मैंने बताया आपको, सिंगल बॉन्ड क्या होता है? एन होता है। तो यहाँ पे आ गया ANEN। और यहाँ पर जो है फंक्शनल ग्रुप क्या है? मैंने बताया AL है। फंक्शनल ग्रुप क्या है? AL। तो यहाँ पे आ गया A और L। ठीक है। जब AL आता है तो यहाँ से लास्ट वाला E हट जाता है। अब तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे पास जो है ये बन जाएगा, यानी कि मैथ लिखा हमने, यहाँ पे लिखो मैथ। ठीक है। उसके बाद में AN। और देखो यहाँ पर मैंने बताया AL जब जुड़ेगा तो ये E हट जाएगा, तो E हटा तो क्या बचा? AL। ठीक है। तो मैथनल जो है इसका आंसर हो गया। तो यहाँ पर दोनों के फंक्शनल यौगिकों के नामकरण हमने सीख लिए, समझ लिए। नेक्स्ट जो पार्ट है 26 नंबर, उसकी बात करते हैं। 26 नंबर जो है, व्हाट डू यू थिंक वाई डू यू थिंक द नोबल गैसेज आर प्लेस्ड इन ए सेपरेट ग्रुप? आपके अनुसार उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में क्यों रखा गया? तो हम जो है इसका सिंपल सा रीजन दे देंगे, क्योंकि उत्कृष्ट गैसें जो होती हैं वो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती हैं, वो आपस में भी एक दूसरे से अभिक्रिया नहीं करती हैं, बिल्कुल न्यूट्रल होती हैं, और वो किसी से भी रिएक्शन नहीं करती हैं। इसलिए जो है उसको अलग से अलग समूह में रखा गया, ताकि उसको पहचान सके कि ये उत्कृष्ट गैसें हैं। तो इसको जो है हम केमिस्ट्री के फॉर्म में लिखेंगे। सारे दो दो नंबर के क्वेश्चन अभी कर रहे हैं, 28 नंबर तक दो दो नंबर करेंगे, फिर बड़े बड़े क्वेश्चन 3 नंबर के आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है उत्कृष्ट गैसों को अलग समूह में रखा गया क्योंकि ये रासायनिक रूप से जो है अक्रिय होते हैं। कैसे होते हैं? अक्रिय होते हैं। और ये किसी भी तत्व से अभिक्रिया अभिक्रिया क्या नहीं करते हैं। ठीक है। सभी उत्कृष्ट गैसों के बातम कोश जो है पूर्ण रूप से भरे होते हैं। इनका जो लास्ट जो फाइनल शेल होता है या आउटर मोस्ट सेल जो होता है वो कैसा होता है? वो जो है हमारा वो बिल्कुल फुल होता है। ठीक है। और इसके गुणों में भी जो है समानता पाई जाती है, यानी कि नोबल गैसेस के गुणों में भी आपस में समानता पाई जाती है। तो इसको हम लिख देंगे, नोबल गैसेस वर प्लेस्ड इन द सेपरेट ग्रुप बिकॉज दे आर केमिकली इनर्ट और इट डज नॉट रिएक्ट विद एनी एलिमेंट। द आउटर मोस्ट सेल of all noble gases are completely filled and there are similarities in their properties। तो ये रीजन है इसका। 2 मार्क्स आपको यहां से मिलेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन जो पूछा गया उसके हिसाब से। नेक्स्ट जो पार्ट है 27 नंबर, इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है, देयर आर वेरियस एजेंट्स विच हेल्प इन ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू वन फ्लावर टू स्टिग्मा। अच्छा, एंथर ऑफ वन फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर। हाउ डू इंसेक्ट्स हेल्प इन दिस? तो यहां पर सीधा सीधा पूछा, ऐसे बहुत सारे कारक है जो एक पुष्प के पुंकेसर के पराग दूसरे पुष्प के वतिकाग्र पर स्थानांतरित करते हैं। इस प्रक्रिया में कीट जो है, जो जो छोटे छोटे मधुमक्खी, कीड़े मकोड़े, या फिर बोल सकते हैं आपके तितलियां, ये सब जो है कैसे मदद करती है, इस प्रकार के कीट कैसे मदद करते हैं, बस ये आपको बताना है। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर लिखा है, इसको समझ जाओगे आप एक बार पढ़ते ही। तो देखिए इसमें क्वेश्चन का आंसर हम कैसे लिखेंगे। कीटों द्वारा परागण तब होता है जब कीट भोजन की तलाश में जाते हैं और फूल मकरंद नामक एक शर्करा युक्त द्रव उत्पन्न करते हैं। ठीक है। देखो कीटों द्वारा परागण कब होगा? जब वो भोजन की तलाश में किसी फूल पे, वनस्पति पे जाते हैं, और फूल जो है ये मकरंद नामक जो है, फूल जो है ये मकरंद नामक जो है क्या करते हैं? एक शर्करा बनाते हैं या शर्करा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, एक द्रव उत्पन्न करते हैं जिसे कई कीट बड़े पैमाने पर ग्रहण करते हैं। तो ये जो फूल से मकरंद निकलता है, ये जो शर्करा युक्त होता है, मीठा होता है, तो इसको कई कीट जो है ग्रहण कर लेते हैं। ठीक है, बड़े पैमाने पर ग्रहण करते हैं। और जब कीट एक फूल पर बैठते हैं, ठीक है, तो इसके पराग कण जो है उसके शरीर में चिपक जाते हैं। ठीक है। और जब कीट जो है एक ही प्रजाति के दूसरे, एक फूल से दूसरे फूल पर जाते हैं, तो ये पराग कण जो है फूलों के वतिकाग्र में स्थानांतरित हो जाते हैं, और इस प्रकार जो है परागण हो जाता है। तो यही चीज है, इसने पूछा कि इस प्रक्रिया में कीट कैसे मदद करते हैं। 2 अंकों में बस इतना ही आपको समझाना है। ठीक है। तो 2 मार्क्स पूरे आपको मिल जाएंगे। अब इसका देखते हैं इंग्लिश वर्जन क्या कहता है। इंग्लिश वर्जन में बोला गया है, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट्स हैपेंस व्हेन इंसेक्ट गो इन द सर्च ऑफ फूड। फ्लावर्स प्रोड्यूस ए sugary liquid called nectar which many insects consume on a large basis। When insects land on a flower, pollen grains tend to stick on their bodies। When insects move from one to another flower of the same species, pollen grains get transferred to the stigma of the flower and hence causing the pollination। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आपसे क्या पूछा गया है? 28 नंबर में पूछा गया है, यूज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल टू प्रिडिक्ट द फॉर्मूला फॉर द ऑक्साइड्स ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। तो इनके ऑक्साइड्स के लिए मेंडलीव ने जो है एक आवर्त सारणी में ऑक्साइड का सूत्र जो दिया था उसको आपको यूज करना पड़ेगा। बुक में भी आपके सूत्र है, पहले देखते हैं इस टेबल को। तो इस टेबल में देखिए आपका सूत्र है जो है, अगर फर्स्ट ग्रुप में आपका कोई एलिमेंट है तो उसका जब हम ऑक्साइड का सूत्र जब यूज करेंगे तो R2O यूज करेंगे, R2O। और इसी तरह से अगर ग्रुप सेकंड का वो एलिमेंट है तो हमारा जो सूत्र होगा केवल RO हो जाएगा। इस तरह से अगर वो ग्रुप थर्ड से बिलोंग करता है एलिमेंट तो हमारा जो है R2O3 जो है उसका सूत्र हो जाएगा। और इसी तरह से अगर वो फोर्थ ग्रुप से बिलोंग करता है तो RO2 जो है उसका फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम सबसे पहले एलिमेंट लिखते हैं कि हमारे एलिमेंट कौन कौन से गिवन है, उसके बाद जो हम इसको मैच कर लेंगे। हमारा एलिमेंट है के, ठीक है, एक एलिमेंट है आपका सी, एक एलिमेंट है Al एल्युमिनियम, और एक है सिलिकॉन। तो आपका जो पोटेशियम है इसकी बात करते हैं। कहां पर देखिए पोटेशियम जो है आपको इस ग्रुप, कौन से ग्रुप में जो है आपको पोटेशियम देखने को मिलेगा वही हमें सर्च करना है। तो पोटेशियम की बात करें तो आपका फर्स्ट ग्रुप में ही आपको देखने को मिलेगा, ये रहा पोटेशियम। यानी कि इसमें जो फॉर्मूला लगेगा वो R2O लगेगा। तो इसके लिए जो फॉर्मूला हम पोटेशियम के लिए यूज करेंगे वो करेंगे R2O। इसके बाद दूसरा देखते हैं, कार्बन कहां पर है, तो कार्बन किस ग्रुप में है, तो कार्बन जो है फोर्थ ग्रुप में आपको देखने को मिल रहा है, ये रहा। इसके लिए फॉर्मूला लगेगा RO2। तो RO2 जो है इसमें हमारा फॉर्मूला लगेगा RO2। इसके बाद जो नेक्स्ट है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम कहां पर है, तो एल्युमिनियम जो है हमारा इस वाले ग्रुप में है, और ये कौन सा ग्रुप है, थर्ड ग्रुप है। ठीक है। तो एल्युमिनियम जो है आपका थर्ड ग्रुप है।
और इसमें कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, इसमें R2O3 लग रहा है, R2O3, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम लिख लेते हैं यहाँ पर R2O3। और जो है आपका जो सिलिकॉन है, इसमें ये कहाँ पे लाई कर रहा है, सिलिकॉन जो है कार्बन के जस्ट नीचे लाई कर रहा है, यानी कि इसका भी जो है ग्रुप नंबर 4 है और इसमें फॉर्मूला लग रहा है RO2। तो इसमें भी हम इसका फॉर्मूला लिखते हैं RO2, ठीक है। तो ये फॉर्मूले हमने लिख लिए। तो सभी में पता है कि सभी के जो ओ रिप्रेजेंट करते हैं वो सभी उनके ऑक्साइड है, क्या होते हैं, वो ऑक्साइड होते हैं। जितने भी ओ है रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो सारे के सारे जो है ये क्या कर रहे हैं, आपको ऑक्साइड्स बता रहे हैं। अब फॉर्मूला आपने दे दिया ऑक्साइड का, ये फॉर्मूला होता है पोटेशियम के लिए R2O होगा। तो यहाँ पर जो R है ना, यहाँ पर वो एलिमेंट है, उस एलिमेंट को रखना है। यानी कि अगर मैं R2O, तो यहाँ पे R क्या है, यहाँ पे R की जगह क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, ठीक है। R की जगह हमें क्या रखना है, K रखना है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, बस ये सिंपल से। तो अगर मैं आर की जगह क्या करूंगा, आर की जगह के पुट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे एल्युमिनियम आर की जगह रखूंगा और यहाँ पर सिलिकॉन जो है इसको भी आर की जगह रखूंगा और यहाँ पर कार्बन भी आर की जगह रखूंगा, रिप्लेस कर दूंगा। यही फॉर्मूला है, मेरे को फॉर्मूला याद होगा तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ। तो के आपका पोटेशियम है, पहले पार्ट ए की बात कर रहे हैं। पोटेशियम के ऑक्साइड का सूत्र क्या हो जाएगा, R2, तो K2, और ओ तो ऑलरेडी था ही, तो पोटेशियम ऑक्साइड हो जाएगा इसका पहला आंसर, ठीक है। इसके बाद जो दूसरा इसमें बी पोर्शन है, इसमें कार्बन के लिए पूछा है कि कार्बन के हिसाब से ऑक्साइड सूत्र क्या होगा। तो कार्बन के ऑक्साइड सूत्र जो है CO2 हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, क्योंकि आर की जगह हमें क्या रखना है, सी रखना है। तो आर की जगह जैसे सी रखोगे तो CO2 ऑटोमेटिकली बन जाएगा। जहां पे आर है वहां पर आपको एलिमेंट रख देना है। सी जो पार्ट है एल्युमिनियम की बात करें तो यहाँ पर देखिए एल्युमिनियम ऑक्साइड बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा, Al2, क्योंकि R2 है तो Al लगा दोगे तो Al2 हो गया, ठीक है, Al2O3। तो यहाँ पे O3 तो पहले से ही था, तो R की जगह आपने एल्युमिनियम लगा। इसी तरह से डी जो है सिलिकॉन, तो सिलिकॉन को जो है R की जगह तो SiO2 बन जाएगा, तो SiO2 जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड बन जाएगा। तो इस तरह से आपको चारों के चारों केवल इनके आपको फॉर्मूला लिखने थे यहाँ पे बना करके। ये फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, तभी आप लिख पाओगे कि कौन से ग्रुप में कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना होता है। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो यहाँ पे मैंने इसको इंग्लिश में भी लिख दिया, जो बच्चे इंग्लिश में इसको पढ़ना चाहते हैं, लिखना चाहते हैं, वो इंग्लिश में लिख लेंगे। इसके बाद जो आपका यहाँ पे मैंने टेबल बनाई है, ये टेबल आपके बुक में भी है, आप चाहें तो इस बुक को मतलब ये अपने बुक से इसको जरूर याद कर लें कि इसके ऑक्साइड जो है, ऑक्साइड और हाइड्राइड दोनों के लिए इन्होंने फॉर्मूला दिया था। ऑक्साइड का अलग फॉर्मूला था, ठीक है, और हाइड्राइड का उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ है। तो हाइड्राइड पूछेगा तो ये वाले फॉर्मूले चलेंगे आपके सब जगह पे, ठीक है। अगर ऑक्साइड पूछेगा तो इससे जस्ट ऊपर वाले जो फॉर्मूले हैं वो यूज करने हैं। तो आपको फॉर्मूले थोड़े से ध्यान रखने की मेंडलीव के जो टेबल में क्या फॉर्मूले दिए गए, बहुत ईजी से छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं। इसके बाद इसको याद करने का भी ट्रिक है, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे कभी। नेक्स्ट जो पार्ट है सेक्शन सी स्टार्ट होता है। तो यहाँ तक जो प्रश्न थे ये सारे के सारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन थे। ये जितना भी लास्ट क्वेश्चन हमने 28वां देखा ये 2 मार्क्स का था, ठीक है। तो यानी यहाँ पे जैसे ही इसके फॉर्मूले लिखते हैं, जैसे K2O CO2 AlO3 और Al2O3 और SiO2, ये चारों लिखते हैं तो आधे आधे नंबर आपको सब में मिलेंगे। इसमें आधे नंबर मिलेगा, इसमें आधा नंबर मिलेगा, आपको हर चीज में इसने पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो हाफ हाफ नंबर मिला के आपको जो एक नंबर यहाँ से एक नंबर यहाँ से, तो 2 नंबर जो आपको मिलेगा। अब इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की। तो यहाँ सेक्शन सी स्टार्ट होता है। इसमें पूछ रहा है नेम बताने, आपको नाम बताने हैं, ठीक है। नाम बताइए, यहाँ पे मिस प्रिंट है, नाम बताइए। टू एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। आपको अगर कॉन्फ़िगरेशन याद है तो आप आसानी से कम 30 एलिमेंट स्टार्टिंग के आपको याद करने हैं, जिससे आपका सारा काम बन जाएगा। 30 एलिमेंट मैक्सिमम, और जो ज़्यादा याद करने में जिसको प्रॉब्लम होती है 20 याद करे। तो ये ध्यान रखना है, और जो टॉपर बनना चाहते हो 30 के 30 याद करें, स्टार्टिंग के 30 एलिमेंट्स। तो यहाँ पे पहले पार्ट में पूछा गया 2 एलिमेंट्स दैट हैव 2 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटर मोस्ट सेल। तो लास्ट सेल में जिसके 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं वो आपको 2 एलिमेंट के नाम बताने हैं। 2 तत्व जिसके बाहरी कोशों में 2 इलेक्ट्रॉन हो उनके नाम बताने हैं। दूसरा इसमें प्रश्न पूछा गया बी पार्ट में, एलिमेंट्स विद द फिल्ड आउटर मोस्ट सेल, यानी कि 2 तत्व वो बताने हैं जिसके बाहरी कोश में जो है इलेक्ट्रॉन बिल्कुल पूरे हो, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितनी हो, 8 हो, पूरे का मतलब हो गया 8। और इसके बाद में 2 एलिमेंट्स दैट हैव सिंगल इलेक्ट्रॉन इन देयर आउटर मोस्ट सेल, यानी कि उनके लास्ट सेल में, पहले वाले क्वेश्चन में 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, और लास्ट वाले जो सी पार्ट में पूछा है उसमें बोला है कि वो सिंगल इलेक्ट्रॉन हो उसके लास्ट वाले सेल में, लास्ट मोस्ट सेल में। तो यहाँ पर आपसे 2 तत्व जिसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन हो उसके नाम बताने। तो 2 तत्व पूछे हैं और 3 क्वेश्चन जो है पूछे गए, यानी कि 1 नंबर का एक जो क्वेश्चन है यहाँ पर 1 क्वेश्चन 1 मार्क्स का है ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपको 2 बताए हैं कि आधा आधा नंबर हर तत्व के लिए आपको डिवाइड कर दिया गया है। 3 अंकीय प्रश्न जो है यहाँ से स्टार्ट हो चुके हैं। सेक्शन सी जो है ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन कैरी करता है हर क्वेश्चन को। 31 तक आपके जो है 3 मार्क्स के रहेंगे, 32वां क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए केवल आपको नाम लिखने हैं, केवल यहाँ पे क्या बोला, नाम बताना है। मैंने यहाँ पे थोड़ा डिस्क्राइब भी कर दिया है, बाकी आपको नाम ही लिखने हैं। जैसे पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ऐसे तत्व हैं जिसके बाहरी कोशों में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्योंकि मैग्नीशियम का अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालूं तो मैग्नीशियम में टोटल जो आपका एटॉमिक नंबर जो होता है मैग्नीशियम का, वो mg को हम कितना लिख देंगे तो हमारा जो होता है वो 12 होता है। तो हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम को 12 mg, इस तरह से हम जो है इसको डिनोट करते हैं, है ना। और जो कैल्शियम होता है इसमें कितना होता है, तो इसमें जो होते हैं आपके 18 होते हैं, सॉरी 20 होते हैं। कैल्शियम में आपके 20 होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 20 PA, ठीक है, इस तरह से लिखते हैं। और फिर इसके आगे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके लिख देते हैं। तो आप चाहे इस तरह लिखें, आपको याद होना चाहिए कि मैग्नीशियम के 12 जो है परमाणु क्रमांक होता है और कैल्शियम के 20 परमाणु क्रमांक होते हैं। तो यही जो आंसर है आपका, मैग्नीशियम क्या लिखना था, केवल यहाँ पे मैग्नीशियम और कैल्शियम लिख देना था, या फिर आप पूरा पूरा ऐसे लिख सकते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो पहले पार्ट का आंसर यही लिखना है। मैंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको समझाने के लिए लिखा है, इसको आवश्यकता नहीं है लिखने की जब तक पूछा ना जाए। ये समझाने के लिए जो बच्चे समझना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो इसका इंग्लिश में मैंने यहाँ पे दे दिया है, कुछ भी नहीं है, वही चीज़ है सेम। इसका जो इसका बी पार्ट है, पूर्ण बाहरी कोश वाले 2 तत्व बताने हैं। तो जिसके 2 तत्व पूर्ण होते हैं वो सारे के सारे आपके नोबल गैसेज हैं, जिसके सारे बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आर्गन और नियोन जो है ये 2 तत्व ऐसे हैं जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 8 होता है, यानी कि नियोन के जो है टोटल परमाणु क्रमांक जो है वो कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। और आर्गन का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है आपका 18,
ठीक है, तो पहले में 2, फिर दूसरे में आपके 8 और तीसरे में बचा हुआ 8 आ जाता है। तो इस तरह से इसके जो आउटर मोस्ट सेल है वो कंप्लीट है। तो केवल आपको नाम बताने हैं, तो एक आएगा नियॉन और एक आएगा आर्गन, ठीक है, और कुछ नहीं लिखना है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। तो ये इंग्लिश में सोल्यूशन दिया है। जो तीसरा क्वेश्चन है उसमें पूछा गया कि कोश में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रह जाए, तो वो होता है आपका लिथियम। लिथियम जो है आपका Li, ली नहीं Li, ठीक है, और यहाँ पे ना नहीं Na है, तो करेक्ट कर लेना, मैं कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिथियम का Li और सोडियम का Na, दो तत्व ऐसे हैं जिनके बाहरी कोश में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। इसका अगर हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके देखें तो हमको पता चल जाएगा कि जो लिथियम में परमाणु जो क्रमांक होता है वो केवल 3 ही होता है, ठीक है। लिथियम में 3 परमाणु क्रमांक होता है, और इसमें जो है सोडियम में 11 परमाणु क्रमांक होता है। मैंने आपको MCQ में लिख के बताया था। तो इसको आप तोड़ोगे तो पहले कोश में 2 आ जाएगा, एक और लास्ट कोश में 1 बचेगा। और ये 11 को तोड़ोगे तो आपका 2 पहले कोश में, दूसरे कोश में 8 और तीसरे कोश में जो 1 बचेगा। तो इसके भी एक लास्ट में आ गया। तो वही 2 तत्व पूछा था, एक लिथियम हो गया और एक सोडियम हो गया, ठीक है। तो ये 2 तत्व हमें बताने थे, केवल नाम लिखने हैं क्योंकि नाम पूछा गया, मैंने यहाँ पे आपको समझाया डिटेल में। तो ये आपका आंसर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया तीसरा क्वेश्चन जो है, ए स्टूडेंट सिट्स ऑन द लास्ट बेंच ऑफ द क्लास एंड is not able to see the blackboard. What could be the defect the child is suffering from, और how can it be corrected? तो ये भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है। तो एक छात्र जो है कक्षा में पीछे बैठता है, वह श्यामपट्ट स्पष्टतः नहीं देख पाता है, वह कौन से दृष्टि दोष से ग्रसित हो सकता है, यह रोग जो है कैसे उपचारित हो सकता है, ये आपको बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, 1.5 नंबर का, दोनों चीज आपसे पूछ लिए। सबसे पहले जो है हम बता देंगे कि ए स्टूडेंट सिट्स इन द लास्ट रो ऑफ द क्लास एंड कैन नॉट सी द ब्लैक बोर्ड क्लियरली, दिस मीन्स दैट ही कैन नॉट सी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। यानी कि एक छात्र जो अंतिम पंक्ति में बैठता है वह श्याम पट्ट को जो है साफ अच्छी तरह से नहीं देख पाता है। इसका मतलब यह है, इसका अर्थ यह है कि वह दूर की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है। फ्रॉम दिस वी कैन कंक्लूड, और इससे हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं, द स्टूडेंट इज सफरिंग फ्रॉम द नियर साइटनेस या फिर मायोपिया, ठीक है, वो निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है या मायोपिया से पीड़ित है। और जो है इसका फिर हम एक और है, इसमें हमने बता दिया कि किससे ग्रसित है और ये रोग कैसे ठीक हो सकता है। तो इन नियर साइटनेस या मायोपिया द इमेज इज फॉर्म्ड बिफोर द रेटिना, रेटिना से पहले ही जो है प्रतिबिंब या बिंब जो है बन जाता है, ठीक है। और विच कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग कॉनकेव लेंस, यानी अवतल दर्पण के प्रयोग से जो है इसको अवतल लेंस के प्रयोग से जो है इसको सही किया जा सकता है। यही चीज हमें लिखनी थी, 3 मार्क्स यहाँ से आपको मिलने हैं इससे। तो 3 मार्क्स जो है आसानी से बता सकते हैं कि उसको कौन सा दोष है, दृष्टि दोष जो है उसको निकट दृष्टि दोष है जिसको मायोपिया कहते हैं, और उसको ठीक करने के लिए जो हम अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। यही हमारा आंसर हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपसे 31 नंबर जो क्वेश्चन पूछा है ये भी 3 नंबर का ही है, और इसमें एक चित्र बनाना था आपको। ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर, पुष्प का अनुदैर्घ्य काट का नामांकित चित्र बनाना है। तो देखिए पुष्प का नामांकित चित्र इस तरह से बना दोगे। इसका जो बीच वाला जो ये पार्ट आप देख रहे हैं, पुष्प का जो ये बीच वाला पार्ट होता है, जो जो बड़ा सा आप देख रहे हैं, तो इसको बोलते हैं हम वतिकाग्र, ठीक है, जिसको स्टिग्मा भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा भी बोलते हैं। यहाँ पे मैंने साइड में लिख रखा है, आप पढ़ सकते हैं इसको। और जो है आपका जो दूसरे ये जो डंडियां दिखाई दे रही हैं ये सारे के सारे एंथर या परागकोश कहलाते हैं। तो ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये एंथर या परागकोश कहलाता है, ठीक है। साइड वाले जो छोटे छोटे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये वाले, ये डंडी जो है पीले कलर की, ये डंडी जो है यहाँ पर आपको सारे के सारे एंथर्स या परागकोश कहते हैं। इसके बाद जो है आप बता सकते हैं पीटल्स, यानी कि जो ये दल पंखुड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसको पीटल्स बोलते हैं। और इसके बाद जो है नीचे आपका जो यहाँ पर होता है ना, ये अंडाशय होता है बीच में यहाँ पर, ये इसको ओवरी बोला जाता है। ये वाला जो एरिया आप देख रहे हैं इसको ओवरी बोल दिया जाएगा। और सेपल जो है, बायदल जो है ये आपका बाहर बाहर वाला जो है पंखुड़ियाँ, आप गुलाब के फूल कई देखे होंगे, उसमें जो है छोटे छोटे से पंखुड़ियाँ निकली रहती है, छोटी छोटी सी पत्तियाँ रहती हैं, इसको जो है बाह्यदल बोलते हैं या सेपल बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से बस इतने 3-4 चीज बता दोगे। हाँ, एक वतिकाग्र जरूर बता दोगे, ठीक है, वतिकाग्र भी आप बता देना, ठीक है। बस इतना ही आपको बताना है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा, और ये कंप्लीट जो है आपका वतिकाग्र हो गया और वर्तिका हो गया। वर्तिका बताना हो तो ठीक है, नहीं तो ये 4 चीजें जो है जरूर लिखोगे, आपको पूरे मार्क्स जो है इसमें मिल जाएंगे 3 नंबर। तो डायग्राम आपको ढंग से बनाना है, साफ सुथरा बनाना है, तब जाके आपको मार्क्स मिलेंगे। और अंतिम सेक्शन जो है ये 5 नंबर का, यहाँ पे प्रश्न जो मिलेंगे आपको 5 अंक के प्रश्न मिलेंगे, और एक ही प्रश्न मिलेगा आपको देखने को, नेम टाइप ऑफ मिरर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपको प्रयुक्त दर्पण का नाम बताना है जब आपको हेडलाइट में कार के हेडलाइट में जो उपयोग करते हैं, साथ ही साथ रियर व्यू मिरर यानी कि पीछे देखने के लिए जो जिस दर्पण का उपयोग करते हैं, और सोलर फर्नेसेस में जिस दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसी कार का अग्रदीप यानी हेडलाइट का लाइट कौन से दर्पण का होता है, किसी वाहन का पार्श्व द्रव्य या दृश्य देखने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग होता है, और सौर भट्टी में कौन सा दर्पण प्रयोग होता है। सपोर्ट योर आंसर विद रीजन। 5 नंबर में आप सोच रहे होंगे कि केवल नाम पूछा है, तो ऐसा है नहीं, उसके कारण भी आपको बताने, तब जाके आपको 5 नंबर मिलेगा। नाम लिखने के केवल आधे आधे नंबर है, बाकी सारी रामायण लिखने की है। तो यहाँ पर जो है अपने उत्तर के कारण को पुष्टि कीजिए, ठीक है। आपको रीजन भी देना है कि भैया इसमें हेडलाइट के कार में जो है अगर हम यूज करते हैं कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर क्यों यूज करते हैं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। हेडलाइट्स ऑफ कार, इसमें क्या होता है, वी यूज कॉनकेव मिरर, ठीक है। रीजन क्या है, व्हेन द बल्ब ऑफ हेडलाइट इज प्लेस्ड एट द focus of the mirror, then the concave mirror produces a powerful beam of parallel light rays, or this beam of light help us to see things at a distance। यानी कि हम कह सकते हैं किसी कार का अग्रदीप या हेडलाइट जो है उसमें हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और इसका कारण क्या है, हम क्यों प्रयोग करते हैं, तो कारण जो है इसका, जब हेडलाइट का बल्ब दर्पण के फोकस पर रखा जाता है तो वह, क्योंकि हम जो है आप देखते हो हेडलाइट के बीच में जो है फोकस में बल्ब लगा होता है, आपने सभी ने हेडलाइट तो देखी है, तो अवतल दर्पण का समानांतर प्रकाश किरणों का एक शक्तिशाली पुंज बन जाता है, ठीक है। बहुत सारे जो है पैरेलल रेज निकलती है वहां से और वो पुंज बन जाता है, ठीक है। और जो है ये क्या करता है, ये प्रकाश पुंज जो है हमें दूर की चीजों को देखने में मदद करता है। इसी वजह से जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, किसमें, गाड़ी के हेडलाइट में। तो यहाँ का ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया पूरा का पूरा। इस तरह से कारण के साथ
में हमने इसको स्पष्ट किया। इसके बाद जो इसमें बी पार्ट पूछा गया कि साइड या रियर व्यू मिरर जो है ऑफ ए व्हीकल, वो उसमें कौन सा लेंस यूज करते हैं, तो उसमें हम कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, लेंस नहीं मिरर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन क्या है, एक कॉन्वेक्स मिरर इज यूज्ड एज ए रियर व्यू मिरर बिकॉज द इमेज फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज इरेक्ट, सीधा इमेज बनाता है, आदमी को उल्टा नहीं दिखाता, बस को उल्टा नहीं दिखाता, किसी भी चीज को उल्टा नहीं दिखाता, साथ ही साथ स्मॉलर दिखाता है जितना उसका एक्चुअल साइज है। बहुत बड़ा बस होता है लेकिन आपके वो छोटे से ग्लास में दिखाई देता है, बहुत सारे व्हीकल जितने भी पीछे आपके चलते हैं वो सारे के सारे दिखाई देते हैं, और दिस हेल्प्स टू प्रोवाइड द वाइडर फील्ड ऑफ व्यू, बहुत बड़ा क्षेत्र पीछे का आपको इससे भी दिखाई देता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वाहन का पिछला या पार्श्व दृश्य देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। इसका कारण यह है कि उत्तल दर्पण जो है उत्तल दर्पण का उपयोग जो है पार्श्व दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है, क्योंकि उत्तल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो सीधा होता है और वस्तु के वास्तविक आकार से बहुत ही छोटा होता है। यह देखने का व्यापक क्षेत्र जो है प्रदान करने में मदद करता है, यानी पीछे का बहुत बड़ा क्षेत्र जो है ये दिखाता है, ठीक है। तो ये हमारा जो है इसका आंसर हो गया। इसके बाद हमारा जो सी पार्ट है इसकी बात करते हैं, जो सोलर है उसमें क्या होता है। तो सोलर में कौन सा जो है दर्पण यूज करते हैं इसकी बात करेंगे हम, ठीक है। तो सोलर में जो हम दर्पण यूज करते हैं वो होता है आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। तो कौन सा अवतल दर्पण जो है हम प्रयोग करते हैं, रीजन क्या है, लार्ज कॉनकेव मिरर आर यूज टू फोकस सनलाइट इन द सोलर फर्नेस, बड़े बड़े जो है इसमें आपके अवतल दर्पणों का प्रयोग किया जाता है जो कि सोलर फर्नेसेस में, यानी कि जो सौर भट्टी में जो है सूर्य के प्रकाश के किरणों को जो है केंद्रित करने के लिए। और द इंसिडेंट सन रेज आर पैरेलल रेज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस विच आर रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कॉनकेव मिरर एंड फोकस्ड एट इट्स फोकस पॉइंट ड्यू टू विच द टेम्परेचर राइजेस रैपिडली। यानी कि ये हमने कारण बता दिया और इस कारण को हम स्पष्ट भी कर सकते हैं। सौर भट्टी में जो है हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, और जो है कारण क्या है कि सौर भट्टी में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े, अभी आपके सामने जो लिंक आ रही है इसको जरूर टच करके देख लेना, इसमें आपको पीडीएफ मिल जाएगी, जो लिंक छोटी सी आपको दिखाई देगी, एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी और एक छोटी सी लिंक, तो आपको जो भी करना है आप उससे कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है इस पीडीएफ की, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आप ये कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है, और आपतित सूर्य की जो किरणें हैं वो अनंत दूरी से आने वाली समानांतर किरणें होती हैं जो अवतल दर्पण से परावर्तित होकर के फोकस बिंदु पर फोकसित हो जाती हैं, जिससे तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो जाता है। इसलिए जो हम इस अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं आपके फर्नेसेस में।